तो ये कहानी है एक ऐसे महान देवता की जिसने प्यार में धोखा खाकर ताकत की असलियत को पहचाना। एक ऐसा देवता जो कि कभी गॉड बनना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डिवाइन लॉज की कोई परवाह नहीं। वो जो चाहता है वो कर देता है, चाहे अंजाम जो मर्जी हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंडरी गॉड इलेक्ट्रोलक्स की, जिसे कुछ लोग मसीहा मानते थे और कुछ लोग तो उससे नफरत करते थे कि वो बुराई का देवता था। क्योंकि जहाँ उसकी शुरुआत सन ऑफ लाइट से हुई थी, आखिर तक आते आते उसने इवल एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और उसके पास ऐसी बेपनाह पावर आ चुकी थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वो कई सारे गॉड्स को सरपास कर चुका। मगर इंसानों से कितना भला बुरा बोलते हैं। जब इसके बारे में हाउचिन ने उसे बताया तो गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि भाड़ में जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं। तो चलो दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलक्स की लेजेंडरी कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी की शुरुआत लगभग 6000 साल पहले काइडून एम्पायर से शुरू हुई, जिस समय को इंसानियत के लिए गोल्डन एरा कहा जाता था, क्योंकि अब तक डीमंस ने इंसानों पर हमला नहीं किया और वो लोग यहाँ इस दुनिया में नहीं आए। सब कुछ यहाँ पर अमन और शांति के साथ चलता था। लोग गॉडेस ऑफ लाइट को पूजते थे। साथ ही साथ काइडून एम्पायर में एक बहुत बड़ा ग्लोरियस चर्च था, जिसके पादरी ने सब लोगों के सामने एक दिन अनाउंसमेंट कर दी थी कि पिछले 6000 साल से हम लोगों के पास कोई भी सन ऑफ लाइट नहीं है, मगर भविष्यवाणी के हिसाब से हम लोगों को जल्दी एक न्यू सन ऑफ लाइट मिलने वाला है। ये सुनकर काइडून एम्पायर के नॉर्मल लोग तो काफी सारा खुश थे, मगर काइडून एम्पायर का एम्परर तो अलग ही खिचड़ी पका रहा था। उसने काले जादू का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्ती अपने बेटे की जान लेकर उसे अगला सन ऑफ लाइट बनाने की कोशिश करी, क्योंकि अगर उसका बेटा अगला सन ऑफ लाइट बन गया तो इस तरह से काइडून एम्पायर हर एक एम्पायर में से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा और वो लोग इस दुनिया पर राज करेंगे। और बदकिस्मती से काइडू एम्परर का ये काला जादू काम भी कर जाता है, क्योंकि पीरो की इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी 90 पॉइंट्स तक बढ़ चुकी थी, जिस वजह से एम्परर ने सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर दी थी कि मेरा बेटा पीरो ही अगला सन ऑफ लाइट है। इस खुशी भरी खबर को मैं चाहता हूँ कि दुनिया के कोने कोने तक फैला दिया जाए। काइडून एम्पायर तो वैसे भी बाकी के सारे एम्पायर्स में से सबसे बड़ा और खतरनाक था, और चूंकि अगला सन ऑफ लाइट भी उन्हीं के एम्पायर में पैदा हुआ है, तो इस बात ने तो काइडून एम्पायर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। यही खबर पास मौजूद पेंगो एम्पायर के राजा के पास भी आ जाती है, जो कि इस खबर को पढ़ते हुए परेशान होकर अपनी बीवी से कह रहा था कि अगर ये बात सच है फिर हमारे बेटे का क्या होगा। यहाँ उनका बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम लोगों को पहली दफा इलेक्ट्रोलक्स देखने को मिलता है, जिसका बचपन में नाम ली हुआ करता था, और हम देखते हैं कि ली की इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी तो पूरे 100 पॉइंट्स की थी, यानी कि असली सन ऑफ लाइट कोई और नहीं बल्कि ली था। ली के मॉम डैड को ये बात मालूम हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल वो इस बात को राज रखते हैं। ली बचपन से ही एक नंबर का जीनियस था, क्योंकि उसने खुद के लिए एक स्पेशल टेक्निक क्रिएट की थी। गॉडेस ऑफ लाइट भी उसके इस टैलेंट को देखकर सरप्राइज थी, क्योंकि ली कहा करता था कि मैं खुद के ही क्रिएशंस बनाना चाहता हूँ, वो किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहता, और यही चीज तो ली को खास बनाती थी। अगले दिन हम देखते हैं ली अपने दो वफादार साथियों के साथ एक ईगल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इन लोगों की बीच रेस लगी हुई थी, और ली चूंकि हर बार इन दोनों को हरा देता था, तो इसलिए इस बार ये लोग कहते हैं कि क्यों ना थोड़ी बहुत चीटिंग कर ली जाए, जिस पर हम देखते हैं कि मैजिशियन वॉरियर ने यहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे ईगल के क्लोन बना दिए थे, ताकि वो यहाँ पर ली को कंफ्यूज कर सके, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। ली थोड़ा सा पीछे रह गया था। डीलन और यिंग जाओ दोनों ही ली को पीछे छोड़ते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं, जो देखकर ली कहता है कि तुम दोनों मुझे नहीं हरा सकते, आज नहीं और कभी नहीं। ये कहते साथ ही ली अपनी पूरी जान लगाते हुए यहाँ तेजी के साथ मूव करके फौरन से डीलन और यिंग जाओ दोनों से आगे की तरफ निकल गया। डीलन ली को आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर यिंग जाओ से कहता है कि अब हम क्या करें, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो हम दोनों हार जाएंगे। ये सुनकर यिंग जाओ ने ली पर कुछ एनर्जी अटैक चलना शुरू कर दिए ताकि वो उसे हरा सके, लेकिन दूसरी तरफ ली सारे के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए आखिरकार फिनिश लाइन क्रॉस कर चुका, जिसके साथ ही प्रिंस ली एक बार फिर से इस रेस को जीत चुका। इससे पहले कि ली खुशी मना पाता, तभी अचानक किसी ने ली पर हमला कर दिया और वो खाई की तरफ गिरने लगता है। ये देखकर तो डीलन और यिंग जाओ दोनों ही ली के लिए परेशान हो गए, मगर तभी अचानक उन्हें अपने सामने कुछ असैसिन्स देखने को मिलते हैं, जिन्होंने डीलन और यिंग जाओ पर भी अटैक्स करना शुरू कर दिए, और एक असैसिन खुद भी ली को मारने के लिए तेजी के साथ उसके पीछे नीचे की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक हवा में हम लोगों को एक ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई दिया, जो कि थंडर अटैक रेडी करते हुए फौरन से उस असैसिन पर हमला कर देता है, और हम देखते हैं कि इस ड्रैगन पर एक खूबसूरत लड़की भी सवार थी, जिसे देखकर तो ली बस सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की ली से कहती है कि आखिर तुम इंतजार किसका कर रही हो, चलो भी मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ। ली भी उस अनजान लड़की की बात सुनकर फौरन उसका हाथ पकड़ते हुए ड्रैगन पर सवार हो जाता है, और इस तरह से ली की जान बच गई। जबकि साथ ही साथ वो लड़की खुश होते हुए यहाँ पर अपने ड्रैगन को शाबाशी देते हुए कह रही थी कि शाबाश लाइटिंग, तुमने काफी अच्छा काम किया। ली अभी भी उस लड़की को देखकर काफी सारा सरप्राइज दिखाई दे रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक वो लड़की ली को जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर में होने वाली बीवी हूँ। ये सुनकर तो ली को अब सब कुछ समझ आ गया। वो जवाब देते हुए कहता है
कि अच्छा यानी कि तुम शाही एम्पायर की प्रिंसेस फू लोवो हो। जबकि साथ ही साथ बातें करते हुए यहाँ पर हम दिखते हैं कि ली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए असैसिन्स पर भी अटैक कर रहा था, जिससे टकराते हुए वो सारे के सारे असैसिन उड़ते हुए पीछे गिर रहे थे। जिस पर फू लोवो यहाँ ली से कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने फादर की तरह बचपन से बीमार ना हो, वरना मेरे लिए तुम्हारा ख्याल रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर ली भी जवाब देते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि तुम काफी ज्यादा बदतमीज हो, और मैंने बिल्कुल सही सुना था। जो कहती ली फौरन से अपने लाइट विंग्स एक्टिवेट करके सारे के सारे असैसिन्स को ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ पर ली जब उन असैसिन्स के साथ फाइट कर रहा था तो फुल वो पीछे से आवाज देते हुए कहती है कि मुझसे जरा तमीज से बात करो, एक दिन मैं शाही एम्पायर की रानी बनूंगी। ये सुनकर तो ली भी मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि चलो अच्छी बात है, वैसे भी मेरी फियांसे कोई कमजोर लड़की नहीं होनी चाहिए। जो सब कहते हुए अब तक ली ने सारे के सारे असैसिन्स को हरा दिया था, और वो आखिरी को गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। ये सुनकर वो असैसिन ली को जवाब देते हुए कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही सन ऑफ लाइट हो सकता है, यानी कि ली का राज नहीं रहा, सब लोगों को मालूम हो चुका है। साथ ही साथ ली को अंदाजा हो चुका था कि जरूर इन असैसिन्स को यहाँ पीरो ने भेजा होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस असैसिन ने अपने पास से एक बॉम्ब निकालकर फौरन वहां पर ब्लास्ट कर दिया, जिसकी इफेक्ट के कारण ली की जान जा सकती थी। यिंग ज़ियाओ तो ये देखकर काफी सारा परेशान हो गया, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ली ने फौरन से अपने खुद की क्रिएशन वाली टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से टाइम फ्रीज हो जाता है। ये देखकर तो वो असैसिन भी हैरान हो गया। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर ली जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो काफी कुछ कर सकता हूँ, ये मेरी खुद की बनाई हुई टेक्निक है जिसका आज मैं तुम पर टेस्ट करने वाला हूँ। और ये कहते साथ ही ली ने फौरन से अपनी टाइम रिवर्सल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसे ली ने खुद बनाया था। इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया में टाइम रिवर्स हो गया। ली को उस बॉम्ब का ब्लास्ट नहीं झेलने को मिलता, जबकि उल्टा उस असैसिन को ही इसकी वजह से इंजरीज हो जाती है। वो खुद को बचाने के लिए फौरन से एक पोर्टल एक्टिवेट करके यहाँ से वापस भागना चाहता था, लेकिन फुल वो उसे जाने नहीं देती, बल्कि वो जवाब देते हुए कहती है कि इतनी जल्दी कहाँ। ये कहती है फुल वो ने अपनी तलवार से फौरन उस असैसिन पर हमला कर दिया, जो कि उस पोर्टल के पार जाते हुए पीरो के पास पहुंच जाती है। और पीरो अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते उस तलवार को पकड़ चुका, जिससे पीरो काफी आसानी से तोड़ देता है। साथ ही साथ उसने पोर्टल के आर पार पहली दफा ली को भी अपनी आंखों के सामने देख लिया था, जबकि ली की भी मुलाकात पीरो से हो चुकी है। यहाँ पोर्टल के क्लोज होने के बाद हम देखते हैं कि वो जख्मी असैसिन पीरो से मदद मांगते हुए कह रहा था कि लॉर्ड पीरो प्लीज मेरी मदद करो। इस पर पीरो उल्टा अपनी तलवार को उसकी बॉडी में गुनसाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम नकारा हो, तुम्हें एक छोटा सा मिशन दिया था लेकिन फिर भी तुम उसे पूरा नहीं कर पाए। और ये कहते साथी पीरो ने उस असैसिन की जान ले ली थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि पीरो के पास एक आदमी आ जाता है, जो कि पीरो से कह रहा था कि समय हो गया। पीरो ये सुनकर अभी अपनी तलवार को उठाने ही वाला था कि तभी अचानक उसकी चेस्ट में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। ये देखकर वो आदमी पीरो की मदद करते हुए कहता है कि लॉर्ड पीरो तुम्हें सोर्ड ऑफ रॉयल अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए सन ऑफ लाइट बनाया गया था, और इसी वजह से तुम्हें ये बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इस तलवार का बैकलैश ना झेलने को मिले, तो तुम्हें उसके लिए ली को जान से मारना होगा। सिर्फ यही एक तरीका है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही सन ऑफ लाइट हो सकता है। ये बात सुनने के बाद पीरो अपनी तलवार को लेकर धीरे धीरे से बैल्कनी की तरफ आने लगा, जहाँ नीचे की तरफ हम देखते हैं कि अवाम तो उससे ऐसे पूछ रही थी जैसे कि पीरो कोई गॉड हो, मगर पीरो अपने मन ही मन में उन पर हंसते हुए कह रहा था कि ये लोग कितने बड़े बेवकूफ है। और ये सब कहने के बाद उसने अपने सोर्ड ऑफ रॉयल अथॉरिटी को फौरन से हवा में उठा दिया, जिसके अंदर से लाइट एनर्जी निकलते हुए आसमान में जाकर ब्लास्ट हो जाती है, और साथ ही साथ वहाँ पर लाइट एनर्जी की बारिश होने लगी। जो लाइट एनर्जी तो उन सबके लिए किसी ब्लेसिंग की तरह थी, क्योंकि ये उनके सारे के सारे जख्मों और बीमारियों को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। इसलिए वो सबके सब पीरो के सामने झुकते हुए कह रही थी कि लॉर्ड पीरो आप हमारे लिए किसी वरदान की तरह हो। मगर दूसरी तरफ पीरो अपने मन ही मन में खुश हो रहा था, क्योंकि वो इन्हीं लोगों की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को धीरे धीरे ताकतवर कर रहा है, जो कि इन लोगों की जिंदगी कम कर रहा है। मगर इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट कर वापस से यहाँ पेंगबो एम्पायर में आ गया, जहाँ पर हम ली और फुलोवो को देखते हैं। फुलोवो ली के साथ बातें करते हुए उसे बताती है कि आज के दिन हम दोनों की मंगनी होने वाली है। ये सुनकर तो ली भी हैरान हो गया, और वो सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। इस पर फुलोवो बताती है कि तुम खुद ही सोचो कि मेरा फादर आखिर इतनी दूर तक चलते हुए तुम्हारे फादर से मिलने क्यों आया होगा, मगर तुमने इस तरह से शौक होकर ये क्यों बोला, क्या तुम्हें सच में मुझसे मंगनी नहीं करनी। जो सुनकर तो ली खामोश हो गया। वो अपने मन में सोचता है कि मेरे फादर चाहते थे कि वो मेरी सन ऑफ लाइट वाली आइडेंटिटी को छुपा कर रखे, मगर आज के हमले के बाद ये बात तो होने से रही, क्योंकि पीरो को मेरी आइडेंटिटी के बारे में मालूम हो चुका है, और पीरो यकीनन हर हाल में चाहेगा कि वो इस दुनिया में इकलौता सन ऑफ लाइट बने, क्योंकि काइडोन एम्पायर इसकी वजह से काफी सारा ताकतवर हो जाएगा। मेरे फादर इस बात को अच्छे से समझते हैं, और साथ ही साथ उनकी तबीयत भी हर गुजरते दिन के साथ लगातार खराब होती जा रही है, जो कि सच भी था, क्योंकि ली की नजरों के सामने उसका फादर खून की उल्टियां कर रहा था। इसलिए ली
काफी ज्यादा परेशान हो गया। दूसरी तरफ उसका फादर भी ली से कहता है कि मुझे माफ कर देना बेटा, भी हम लोगों को थोड़ा और वक्त चाहिए, हम लोग काफी ज्यादा कमजोर है और मुझे नहीं मालूम कि मैं और कितने दिन जीऊंगा। तुम्हारे लिए और अपने पेंगो एम्पायर के लोगों की सलामती के लिए मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है। मैं शाही एम्पायर के साथ अलायंस क्रिएट करने वाला हूँ, मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसी वजह से हम देखते हैं कि ली भी एग्री हो गया, वो चाहे इस शादी से खुश हो या फिर नहीं, मगर उसे हाँ करनी ही होगी अपने पेंगो एम्पायर के लोगों की सलामती के लिए। यहाँ जब ली इन सारी सोचों में घूमता तभी अचानक मिस फूलो दोबारा ली से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा खोए हुए क्यों हो, क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते या फिर कोई और मसला है। इस पर ली जवाब देते हुए कहता है कि अभी तो हम दोनों को मिले हुए आधा दिन भी नहीं हुआ, आखिर मैं इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूँ। जिस पर फूलो वो कहती है फिर आखिर डर किस बात का, वैसे भी एक दूसरे को जानने के लिए हमारे पास पूरी जिंदगी होगी। ली भी मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ली और फूलो की आखिरकार उसी शाम मंगनी हो गई। दोनों ही अपने अपने हाथ पर कट लगाते हुए साथ ही साथ अपने खून को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए 7 कस्में खाते हैं कि कभी भी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब से तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा, हम दोनों ही एक दूसरे का साथ देंगे। तुम्हारी मुश्किलें मेरी मुश्किलें है और मेरी मुश्किलें तुम्हारी मुश्किलें। आज के बाद से हम दोनों एक है, हम दोनों को सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। और इसी तरह से 7 कस्में खाने के बाद इन दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी कंप्लीट हो गई, जो देखकर इन दोनों के पेरेंट्स और साथ ही साथ सारी की सारी पब्लिक भी काफी ज्यादा खुश थी। साथ ही साथ हमें यहाँ पर फूलों की गार्ड भी देखने को मिलती है जिसका नाम एडसी था, जो कि बिल्कुल चेरी की तरह दिखती थी। वो भी यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी देखकर काफी ज्यादा खुश थी और इनको सलामती की दुआ दे रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि ली फूलों का हाथ पकड़कर उसके साथ तेजी से भागते हुए क्लिफ से कूद गया, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। मगर हमें जानने को मिलता है कि क्लिफ से नीचे तो पहले ही थंडर ड्रैगन मौजूद था, जो कि इन दोनों को सवार करते हुए हवा में ले आया। और अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। मिस फूलो और ली दोनों बड़े हो चुके थे। ली ने बड़े होने के बाद अपना नाम चेंज कर लिया था। सब लोगों ने उसे प्यार से इलेक्ट्रोलक्स पुकारना शुरू कर दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रोलक्स का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा तेज चमकने वाली रोशनी। और सब लोग ली को इसी नजर से देखते थे। और चूंकि इलेक्ट्रोलक्स ने यहाँ फूलो के साथ अब तक इतना समय गुजार लिया था, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोलक्स को भी फूलो पसंद आने लगी थी। वो फूलो को दिल से एक्सेप्ट कर चुका था। और चूंकि पेंगो एम्पायर और शाही एम्पायर दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में जुड़ चुके थे, तो इसी वजह से ये दोनों एम्पायर भी पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुके। यहाँ के लोगों के लिए ये बात काफी अच्छी थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन काइडून एम्पायर को बेशक ये बात पसंद नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसने पेंगो एम्पायर पर अपनी आर्मी को जंग करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। ये बात इलेक्ट्रोलक्स के फादर को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। पर तभी अचानक उन्हें बैटल ऑफ जीनियसेस की खबर मिलती है। ये बैटल ऑफ जीनियसेस कंपटीशन काफी ज्यादा खास था, जिसे ग्लोरियस चर्च ऑर्गेनाइज करता है। इस कंपटीशन के दौरान पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट से अलग अलग जीनियस कल्टीवेटर ग्लोरियस चर्च में इकट्ठा होंगे, जिन्हें एक अलग बैटलफील्ड में बेचा जाएगा। और वहां पर गॉडेस ऑफ लाइट के ब्लेसिंग के साथ ये लोग आपस में फाइट करेंगे। रैंडमली एक दूसरे के साथ फाइट करने पर जो भी वॉरियर हारेगा उसे सेफली बैटल ग्राउंड से बाहर भेज दिया जाएगा, यानी कि किसी की भी जान नहीं जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रोलक्स उस बैटल ऑफ जीनियसेस कंपटीशन के लिए तैयार होते हुए कहता है कि मैं जाकर उस चैंपियनशिप को जरूर जीतूंगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि मैं दुनिया के सामने अनाउंसमेंट कर दूं कि असली सन ऑफ लाइट मैं ही हूँ। हालांकि इलेक्ट्रोलक्स को ये बात अच्छे से मालूम थी कि पीरो जरूर कोई न कोई इवल चाल चलेगा, मगर वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में परेशान नहीं करना चाहता था। इसके बाद हम लोगों को काइडून एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सब लोग इस बैटल ऑफ जीनियसेस को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उन लोगों का नकली सन ऑफ लाइट पीरो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला था। और उन्हें लग रहा था कि इस कंपटीशन का तो विनर यकीनन पीरो ही होगा, मगर ये बात तो वक्त ही बताने वाली है। हम देखते हैं कि इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने वाला ग्लोरियस चर्च का पादरी था, जो कि सब लोगों के सामने सारे के सारे जीनियसेस को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है। इस कंपटीशन के लिए इकट्ठा होते हुए एक बार फिर से आखिरकार यहाँ पीरो और इलेक्ट्रोलक्स का एक दूसरे के साथ आमना सामना हो गया, जहाँ पीरो इलेक्ट्रोलक्स को देखते हुए कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स, आखिरकार तुम अपनी गुफा से निकलकर बाहर आ ही गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने अरसे तक खामोश बैठोगे। जिस पर इलेक्ट्रोलक्स पीरो को जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो बस सिर्फ इंतजार कर रहा था कि तुम्हारे ये झूठ का गुब्बारा और ज्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि जितना बड़ा गुब्बारा उतना ही फोड़ने में ज्यादा आवाज आएगी। यहाँ पीरो और इलेक्ट्रोलक्स दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने
सामने आ चुके थे। तभी अचानक ग्लोरियस चर्च का पादरी सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए बताता है कि इस बैटल ऑफ जीनियसिस को जो भी जीतेगा उस विनर को हम लोग इनाम के तौर पर ये डिवाइन आर्टिफैक्ट रिंग ऑफ डेस्टिनी देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करो। जो कहते साथ ही वो पादरी फौरन से इस कंपटीशन को शुरू करवा चुका, जिसके साथ ही ये सारे के सारे जीनियस फौरन से टेलीपोर्ट होते हुए बैटलफील्ड में चले गए। इस कंपटीशन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स, पीरो और फूलो वो तीनों ही काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जहां पर बारी बारी करके इन लोगों का सामना कई सारे बीस्ट और लोगों से होता रहा, जहां अलग अलग कैंडिडेट्स को हराते हुए ये लोग इसी तरह से इस कंपटीशन में आगे की तरफ बढ़ते रहे और आखिरकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स और फूलो का एक दूसरे के साथ आमना सामना हो गया, जो देखकर इनके बाहर मौजूद दोस्तों काफी ज्यादा परेशान हो गए। क्या अब क्या होगा? क्या इलेक्ट्रोलक्स और फूलो एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे? जबकि बैटल ग्राउंड के ऊपर इलेक्ट्रोलक्स को भी इस बात की समझ आ गई थी कि काइडून एम्पायर इस कंपटीशन को मैनिपुलेट कर रहा है, इसलिए वो हमें एक दूसरे के आमने सामने ले आया। वो यहाँ पर मिस फूलो से बात करना चाहता था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूलो तो अपनी तलवार लेकर फौरन से इलेक्ट्रोलक्स पर हमला कर चुकी, जिससे इलेक्ट्रोलक्स अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करके फौरन से पीछे हटा देता है। साथ ही साथ फूलो कहती है कि देखो, तुम मुझे हार मानने के लिए तो नहीं कहोगे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करने वाली। मैं तुमसे जीतने के बाद तुम्हारे लिए पीरो को भी हरा दूंगी। और इसी तरह लगातार फूलो इलेक्ट्रोलक्स पर अटैक करती जा रही थी, जहां इलेक्ट्रोलक्स भी फूलो के साथ फाइट करते उससे कह रहा था कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस पर फूलो इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि शायद तुम भूल गए, लेकिन पिछली बार भी मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जिस पर इलेक्ट्रोलक्स जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालने दूंगा। ये सुनकर फूलो भड़कते हुए कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स सीरियस हो जाओ, तुम मुझे अपनी फियांसे की तरह हर बार ट्रीट नहीं कर सकते। असल में फूलो सब लोगों के सामने साबित करना चाहती थी कि वो भी किसी से कम नहीं है, और लगातार उसने स्लैश अटैक यहाँ इलेक्ट्रोलक्स पर चलना शुरू कर दिए थे, जिन अटैक्स को तो इलेक्ट्रोलक्स काफी आसानी के साथ डॉज कर चुका, इवन कि वो उसके थंडर ड्रैगन अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स की नजर में तो फूलो अभी भी वही क्यूट सी बच्ची है जिसे इलेक्ट्रोलक्स चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, जबकि फूलो बार बार इलेक्ट्रोलक्स के सामने इंसिस्ट कर रही थी कि प्लीज मेरे साथ सीरियस होकर फाइट करो, क्योंकि मैं किसी की ट्रॉफी बनकर नहीं रहना चाहती। तभी अचानक हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स ने फौरन से अपने क्राउनलेस नो सल्वेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। ये वही टेक्निक है जिसे इलेक्ट्रोलक्स ने खुद बनाया था, और इस बार इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स ने उस जगह के टाइम को फ्रीज कर दिया, जिसकी वजह से वो तेजी से मूव करते हुए फौरन से यहाँ फूलो के सामने आकर उसे अपनी तलवार से हिट करते हुए नीचे की तरफ गिरा देता है। और चूंकि फूलो की तलवार उसके हाथ से गिर चुकी थी, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोलक्स ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर तान दी। फूलो यहाँ पर हार गई। हारते हुए फूलो इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि तुम्हारी ये खुद की बनाई हुई स्किल पहले से इवॉल्व हो गई, जिस पर इलेक्ट्रोलक्स भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पहली दफा जब मैंने स्किल को बनाया था, तो ये अपने आसपास एक छोटा सा डोमेन क्रिएट करते हुए उसके आसपास की टाइम को इफेक्ट कर सकता था, मगर इतने अरसे में मैंने इस क्राउनलेस नो सल्वेशन टेक्निक के साथ थोड़े बहुत और एक्सपेरिमेंट्स करे, जिसकी वजह से अब उस डोमेन के अंदर रहते हुए मैं आसपास की स्पेस को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सब सुनकर तो फूलो इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स, वाकई में तुम बहुत बड़े जीनियस हो, लेकिन तुमसे हारकर अभी भी मुझे शर्म आ रही है। जिस पर इलेक्ट्रोलक्स जवाब देते हुए कहता है, मगर तुमने तो सच में मुझे इंप्रेस कर दिया, बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर फूलो भी खुश होते हुए कहती है कि हाँ, और तुम्हें भी बेस्ट ऑफ लक, पीरो को जरूर हराना। इस पर इलेक्ट्रोलक्स फूलो के साथ वादा करते हुए कहता है कि हाँ, मैं पीरो को हराकर जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस फूलो भी उस बैटल ग्राउंड से बाहर टेलीपोर्ट होकर आ गई, जहां पर बाहर आती मिस एटसी फौरन से फूलो के पास आते हुए कहती है कि प्रिंसेस, तुम्हारा हस्बैंड तो वाकई में कमाल का है, सच में उसका कोई मुकाबला नहीं। जबकि साथ ही साथ फूलो देखती है कि वहां पर मौजूद सब लोग अभी भी इलेक्ट्रोलक्स की तारीफें करते जा रहे थे। सब लोग ही खुश दिखाई दे रहे थे सिवाय फूलो की, पता नहीं क्यों, लेकिन वो उदास दिखाई दे रही है। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि सब लोगों की नजरों के सामने से वो पोर्टल गायब हो गया, जो कि बैटलफील्ड के अंदर का सीन दिखाता था। ये देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे, इवन की फूलो भी सरप्राइज होते हुए कह रही थी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्या कुछ गड़बड़ चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रोलक्स और पीरो की जान खतरे में आ जाए। जिस पर ग्लोरियस चर्च का वो पादरी बाहर की तरफ आते हुए सब लोगों को शांत करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, किसी गड़बड़ी की वजह से हम लोग इस बैटल को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो भी विनर होगा वो फौरन से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाएगा और किसी को भी कुछ नहीं होने वाला। मगर उसकी बातें सच नहीं थी, क्योंकि दूसरी तरफ बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि कई सारे लेवल 8 के असैसिन्स ने एक साथ ही इलेक्ट्रोलक्स को मारने के लिए उस पर हमला करना शुरू कर दिया है। जिन असैसिन्स के साथ तो इलेक्ट्रोलक्स काफी कूल तरीके से फाइट करता जा रहा था, उसके सामने ये लेवल 8 के असैसिन्स तो कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलक्स को ये भी मालूम हो चुका था कि जरूर ये पीरो की ही चाल होगी, इसलिए वो ऊंची आवाज में कहता है कि चलो भी पीरो, सबके सामने आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम भी यहीं पर कहीं होगे। दूसरी तरफ पीरो आवाज देते हुए कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, पहले मेरे असैसिन्स को तो तुम्हारे साथ मजे करने
दो, एक बार वो तुम्हारे साथ मजे कर ले, उसके बाद मैं भी तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ये सुनकर इलेक्ट्रोलक्स उन असैसिन से कहता है कि चलो एक साथ मुझ पर हमला करो, और उन सारे के सारे असैसिन्स ने एक साथ ही इलेक्ट्रोलक्स को मारने के लिए उस पर हमला कर दिया। जिन सबके सब असैसिन्स को इलेक्ट्रोलक्स सिर्फ एक ही थंडर एनर्जी अटैक का इस्तेमाल करते हुए खत्म कर देता है। उन सारे के सारे असैसिन्स को जैसे ही इलेक्ट्रोलक्स ने मारा तभी अचानक उसके पीछे से पीरो भी आ गया, जो कि इलेक्ट्रोलक्स से कह रहा था कि शाबाश इलेक्ट्रोलक्स, तुमने तो मुझे इंप्रेस कर दिया। आखिरकार इतने अरसे बाद दोबारा हम लोगों की मुलाकात हो ही गई। इस पर दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स उसे जवाब देते हुए कहता है मगर तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम अभी भी अपने बचपन की तरफ वही कमजोर लड़के हो जो कि दूसरों का इस्तेमाल करते हुए हमेशा उनके पीठ पीछे खुद छुप जाता है। जिस पर पीरो को गुस्सा तो काफी आया, लेकिन वो इलेक्ट्रोलक्स के सामने अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि चलो इलेक्ट्रोलक्स, इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। मगर मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। जैसे ही तुमने इस बैटलफील्ड में कदम रखी थी तब से पहले ही तुम मेरी मुट्ठी में आ चुके हो, क्योंकि पीरो ने पहले ही चालाकी से इस बैटलफील्ड में इलेक्ट्रोलक्स को पकड़ने के लिए फॉर्मेशन बिछा कर रखे हुए थे, जिसे वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए एक्टिवेट कर चुका। ये देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि तभी अचानक जमीन से कई सारे असैसिन्स निकलते हुए तेजी के साथ इलेक्ट्रोलक्स पर झपट पड़े, और इलेक्ट्रोलक्स जैसे ही उन असैसिन्स से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तभी अचानक उसने देखा कि वहां पर तो एक 9th रैंक का सीलिंग मैजिक लगा हुआ था, जिसने इलेक्ट्रोलक्स के हाथों और पैरों को जकड़ लिया। वो बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या है, जिस पर पीरो इलेक्ट्रोलक्स के पास आते हुए कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स, अब तक तो तुम्हें एहसास हो चुका होगा कि इस फॉर्मेशन को स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये फॉर्मेशन तुम्हारी सारी की सारी लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करके मुझे दे देगा, और इस तरह से मैं ट्रू सन ऑफ लाइट बन जाऊंगा। जिस पर इलेक्ट्रोलक्स उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम कभी भी असली सन ऑफ लाइट नहीं बन पाओगे। लेकिन पीरो ये सब सुनकर हंसते हुए कहता है अभी के लिए तो तुम मुर्दा बनने वाले हो, चलो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि बाहर सब लोग मेरा इंतजार कर रही है। ये सब कहते हुए पीरो वहां से हंसते हुए चला गया। पीछे की तरफ मौजूद इलेक्ट्रोलक्स खुद को सीलिंग मैजिक से आजाद कराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर मौजूद लाइट एनर्जी काम नहीं कर रही थी। वो परेशान होते हुए कह रहा था कि इन्हें मेरी लाइट मैजिक के बारे में सब कुछ मालूम है, इसलिए इन लोगों का ये सीलिंग मैजिक इतना सारा पावरफुल बन गया। मुझे खुद को आजाद करने के लिए कुछ न कुछ सोचना होगा, वरना मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। ये सब सोचते हुए अभी इलेक्ट्रोलक्स परेशान हो ही रहा था, जबकि दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि उस रिंग ऑफ डेस्टिनी ने जोर जोर से चमकना शुरू कर दिया, जिस पर ग्लोरियस चर्च का पादरी सब लोगों को बताता है कि हम लोगों को हमारा विनर मिल चुका है, और उसका बस ये कहना ही था कि तभी अचानक रिंग ऑफ डेस्टिनी के पास एक छोटा सा पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से पीरो का हाथ निकलकर बाहर आ गया, और सब लोगों को बताया जाता है कि इस बैटल ऑफ जीनियस इस कंपटीशन का चैंपियन है हमारा प्रिंस पीरो। ये सुनकर तो फुलुआ हैरान होते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। जबकि काइडून एम्पायर के लोग तो ये जानकर काफी सारा खुश थे, क्योंकि पहले से उन लोगों को अपने पीरो पर बहुत ही सारा भरोसा था। इवन कि पीरो भी घटिया इंसान की तरह यहाँ सब लोगों के सामने झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं असली सन ऑफ लाइट हूँ, इसी वजह से ये तो मेरी किस्मत थी, मुझे तो जीतना ही था। ये सुनकर इलेक्ट्रोलक्स का दोस्त सिंगसाओ आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुमने इलेक्ट्रोलक्स को कैसे हराया। इवन कि फुलुआ भी सवाल करते हुए कहती है कि इस वक्त इलेक्ट्रोलक्स कहां पर है, जिस पर पीरो सब लोगों के सामने झूठ बोलते हुए कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वो बुरे इरादों के साथ मुझे जान से मार देना चाहता था, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोलक्स को हराकर उसे ट्रायल ग्राउंड पर ही कैद कर दिया। जो सुनकर फुलुआ भड़कते हुए कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। इस पर पीरो को भी गुस्सा आ गया। वो फौरन से अपनी लाइट एनर्जी का प्रेशर बनाते हुए इन सब लोगों पर प्रेशर डालते हुए कहता है कि मैं सन ऑफ लाइट हूँ, मुझसे जरा तमीज से बात करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर फुलुआ इस तरह से तकलीफ में थी और वो अपने मन में कह रही थी कि इलेक्ट्रोलक्स तुम कहां पर हो। तभी सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ बैटलफील्ड में मौजूद इलेक्ट्रोलक्स पर आ जाता है, जो कि उस फॉर्मेशन के अंदर कैद था। यह इलेक्ट्रोलक्स खुद को शांत कराते हुए अपने मन में कह रहा था कि मेरी लाइट एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, मैं लाइट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, मगर सिर्फ लाइट एनर्जी ही मेरी आइडेंटिटी नहीं है। ये सब कहते हुए इलेक्ट्रोलक्स खुद से सवाल करता है क्या होता अगर मैं सन ऑफ लाइट ना होता, क्या लाइट एनर्जी के अलावा भी मेरे पास कुछ है। यहाँ कुछ देर तक सोचने के बाद इलेक्ट्रोलक्स को उसके क्राउनलेस नो सल्वेशन टेक्निक के बारे में याद आया, जिसके बारे में सोचते हुए इलेक्ट्रोलक्स कह रहा था कि मैं अपनी क्राउनलेस नो सल्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक डोमेन बनाकर उसके अंदर की टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मुझे बस सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसी क्राउनलेस नो सल्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद की कुछ एनर्जी भी बनानी होगी। जो सब कहते हुए इलेक्ट्रोलक्स इसी तरह से सोचने लगा और वो सोचता है कि मैग्मा के अंदर हीट होती है, हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फ्रूट्स और पौधों की भी बात की जाए तो उनके अंदर लाइफ एनर्जी होती है, यानी कि मेरे
अपने डोमेन के अंदर मौजूद हर एक चीज के अंदर एनर्जी है, मुझे बस सिर्फ उसे इस्तेमाल करना है। इलेक्ट्रोलक्स ने इसे क्राउनलेस एनर्जी का नाम दिया। जिसकी दूसरी तरफ बाहर पीरो सब लोगों पर अपनी हुक्मरानी चलाते हुए कह रहा था कि मैं असली सन ऑफ लाइट हूँ। आज के बाद से मैं जो कहूंगा वही सच होगा। किसी ने भी मेरे खिलाफ अगर आवाज उठाने की कोशिश करी तो वो मारा जाएगा। यहाँ पर तो पहले से ही कई सारे लोग पीरो को गॉड की तरफ पूछ रहे थे क्योंकि वो सन ऑफ लाइट है। और इससे पहले कि पीरो यहाँ पर रिंग ऑफ डेस्टिनी को पहनते हुए इलेक्ट्रोलक्स के दोस्तों को चोट पहुंचा पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी रिंग ऑफ डेस्टिनी वाली उंगली कटकर अलग हो गई, जो देखकर तो सब लोग ही हक्का बक्का रह गए थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रिंग ऑफ डेस्टिनी तेजी के साथ मूव करते हुए साइड पर चली जाती है, जहाँ पर आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो गया और उस पोर्टल के अंदर से इलेक्ट्रोलक्स काफी कूल तरीके से निकलते हुए बाहर आ जाता है। जबकि रिंग ऑफ डेस्टिनी भी फौरन से इलेक्ट्रोलक्स को मास्टर के तौर पर चूज कर चुकी थी। इलेक्ट्रोलक्स की एनर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग महसूस हो रही थी। वो पीरो से कहता है कि ये रिंग ऑफ डेस्टिनी भी जानती है कि इसका असली मालिक कौन है। दूसरी तरफ पीरो तो हैरान होते हुए इलेक्ट्रोलक्स से कह रहा था कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो, तुम यहाँ पर बाहर कैसे आ गए। जिस पर इलेक्ट्रोलक्स मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि अभी तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं कि मैं तुम्हें ये सब कुछ समझा सकूं, इसलिए बेहतर है कि मैं तुम्हें ये दिखा ही दूं। जो कहते साथ ही इलेक्ट्रोलक्स ने सिर्फ एक ही हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पीरो को वापस से उसकी नॉर्मल कंडीशन में भेज दिया। पीरो की इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे करके कम होने लगी। वो 90 पॉइंट से वापस 30 पॉइंट पर आकर गिर जाता है, जो कि उसके असली इनेट स्पिरिचुअल पॉइंट्स थे। ये देखकर तो अब सब लोगों को समझ आ गया कि पीरो एक नकली सन ऑफ लाइट था। उसने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए खुद को सन ऑफ लाइट बनाया, इसलिए सब लोग उसे फ्रॉड और कमीना कहकर पुकार रहे थे कि तुमने हमें बेवकूफ बनाया। पीरो यहाँ पर खुद की बेइज्जती सुन रहा था और उसे ये बात काफी सारा गुस्सा दिला रही थी। वो बेकाबू होते हुए कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ इलेक्ट्रोलक्स, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। ये सब कहते हुए पीरो डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए खुद को पूरी तरीके से उसके वश में कर देता है। साथ ही साथ पीरो ने वहां पर सोर्ड ऑफ रॉयल अथॉरिटी भी समन कर ली थी, जिसके साथ वो इलेक्ट्रोलक्स से कह रहा था कि इलेक्ट्रोलक्स, आज मैं तुम्हें सब लोगों के सामने जान से मारकर एक बार फिर से इस दुनिया में लाइट और रोशनी ले आऊंगा। ये सुनकर दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स भी काफी कूल तरीके से सोर्ड ऑफ लाइट को समन करते हुए कहता है कि वाकई में तुम काफी जरा जिद्दी हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पीरो और इलेक्ट्रोलक्स दोनों ने एक दूसरे से टकराना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये दोनों ही बराबर की एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। जहाँ फाइट के दौरान पीरो कह रहा था कि मेरी सोर्ड ऑफ रॉयल अथॉरिटी काफी जरा ताकतवर है क्योंकि हमारे जनरेशंस के किंग ने अपने फ्लैश और ब्लड का इस्तेमाल करते हुए इसे फोर्ज किया। इसी वजह से ये सोर्ड किसी डिवाइन आर्टिफैक्ट से कम नहीं और आज के दिन मैं इसी का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी जान लूंगा। मगर इलेक्ट्रोलक्स को उसकी धमकियों से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 वर्सेस 1 बैटल में कभी भी पीरो इलेक्ट्रोलक्स को नहीं हरा सकता और उसे ये बात अच्छे से मालूम थी, इसलिए वो मुस्कुराते हुए पीरो के साथ फाइट कर रहा था। जहाँ पीरो फाइट करते हुए कहता है कि मैं एक लेवल 9 का वॉरियर हूँ, तुम लेवल 8 के, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही उसने फौरन से अपनी सोर्ड डोमेन टेक्निक एक्टिवेट कर ली, जिस टेक्निक में कई सारे डिवाइन सोर्ड्स एक साथ ही समन हो गए और पीरो उन सारी की सारी डिवाइन सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही यहाँ इलेक्ट्रोलक्स की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो उसे जान से मार सके। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स ने भी फौरन से अपने क्राउनलेस नो सल्वेशन नो मर्सी टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जो कि पीरो के उस डोमेन टेक्निक को पूरी तरीके से नलिफाई कर देती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलक्स तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए पीरो से कहता है कि देखो, मैं एक मामूली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी सोर्ड ऑफ रॉयल अथॉरिटी को तोड़ने वाला हूँ। और ये बात बिल्कुल सच थी क्योंकि इलेक्ट्रोलक्स ने सिर्फ एक ही अटैक में सोर्ड ऑफ रॉयल अथॉरिटी के 2 टुकड़े कर दिए, जो देखकर तो पीरो भी सरप्राइज रह जाता है। तभी इलेक्ट्रोलक्स ने उस पर एक और हिट भी कर दिया था। साथ ही साथ वो पीरो से कह रहा था कि चलो पीरो, अब तुम हार चुके हो तो ये बेवकूफियां करना बंद करो। मगर पीरो, जिसने बचपन से सन ऑफ लाइट बनने के लिए इतनी सारी तकलीफें झेली, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं हार सकता। मैंने इतना दर्द और तकलीफें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त नहीं करी कि एक दिन तुम मुझे हरा दो। और ये कहते साथ ही पीरो गुस्से से पागल होने लगा, जिसकी वजह से डार्क एनर्जी उस पर काबू करने लगती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पीरो वहां पर मौजूद नॉर्मल लोगों की एनर्जी अपनी तरफ खींचने लगा ताकि वो इसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को ताकतवर कर सके। पीरो ने अब तक जिन लोगों को भी थोड़ी बहुत भी लाइट एनर्जी दी थी, वो उन सब लोगों की एनर्जी उनसे खींचने लगा, जिससे उन सब लोगों की जान जा सकती थी। मगर पीरो को इस बात की कोई परवाह नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स पीरो की तरफ देखते हुए कहता है कि पीरो देखो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की इजाजत भी नहीं दे सकता कि तुम बेगुनाह लोगों की जान ले लो। ये सब कहती है इलेक्ट्रोलक्स काफी कूल तरीके से अपना हाथ हवा में उठाते हुए फौरन से गॉडेस ऑफ लाइट को वहां पर समन कर चुका, जिसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए डार्क एनर्जी से बने हुए सारे के सारे टोर्नेडोस को खत्म कर देता है। ये देखकर पीरो हैरान होते हुए कहता है कि गॉडेस ऑफ लाइट, आखिर तुम उसका ऑर्डर क्यों सुन रही हो? तुम्हें तो मेरी बात माननी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारी की सारी आवाम दोबारा से ठीक होने लगी और उन्हें अब समझ आ जाता है कि इलेक्ट्रोलक्स ही असली सन ऑफ लाइट है, क्योंकि उसने यहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट को समन करके हम सबको ठीक कर दिया। मगर दूसरी तरफ पीरो गुस्से में भड़कते हुए कहता है कि नहीं, वो असली सन ऑफ लाइट नहीं, मैं असली सन ऑफ लाइट हूँ। ये कहते हुए पीरो ने एक बहुत ही खतरनाक
खतरनाक एनर्जी ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोलक्स पर हमला करने की कोशिश करी, मगर दूसरी तरफ अब इलेक्ट्रोलक्स जवाब देते हुए कहता है कि पिरो तुमने बहुत गुनाह कर लिए, अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें तुम्हारी गुनाहों की सजा दे दी जाए। ये कहते साथ ही इलेक्ट्रोलक्स सिर्फ एक ही चुटकी में उस ड्रैगन को तबाह कर चुका। साथ ही सर वो तेजी से मूव करते हुए फन से अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए पिरो पर भी फाइनल स्लैश अटैक कर देता है, जिस अटैक के साथ आखिरकार पिरो की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। पिरो के मरने के बाद सब लोगों ने इलेक्ट्रोलक्स की जय जयकार करना शुरू कर दी थी और वो उससे न्यू सन ऑफ लाइट कहकर पुकार रहे थे, जबकि दूसरी तरफ ग्लोरियस चर्च का पादरी भी यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स को इस बैटल ऑफ जीनियसिस चैंपियन का विनर डिक्लेयर करने के साथ साथ उसे न्यू सन ऑफ लाइट भी मान लेता है। साथ ही इलेक्ट्रोलक्स जिसे ये रिंग ऑफ डेस्टिनी मिल चुकी थी वो अभी अपनी रिंग की तरफ देख ही रहा था, तभी अचानक वो टेलीपोर्ट होकर एक अजीब से स्पेस में पहुंच जाता है, जहां इलेक्ट्रोलक्स के सामने सन मून डिवाइन स्नेल गॉड आ चुका था और वो खुद को इलेक्ट्रोलक्स के सामने इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि आज से मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तब तक जब तक तुम अगले गॉड ऑफ लाइट नहीं बन जाते। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट काम है जिसके बारे में मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। असल में मैं बात कर रहा हूँ एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट के बारे में, जिसे ग्रेट टोर्टाइस शेल टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम तो इलेक्ट्रोलक्स ने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था, इसलिए वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये ग्रेट टोर्टाइस शेल टेक्निक है क्या, जिस पर सन मून डिवाइन गॉड बताता है कि ये एक ऐसी पावर है जिससे गॉड्स भी हासिल करने की तमन्ना रखते हैं। आज से कई अर्से पहले सारे गॉड्स ने मिलकर इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिवाइन जंग भी लड़ी थी। एक दफा मैंने अपनी प्रोफेसी और फ्यूचर देखने वाली पावर का इस्तेमाल किया इसे ढूंढने के लिए, और बदले में मुझे सजा ये मिली कि मेरी एक आंख मुझसे छीन ली गई। मेरी प्रोफेसी और फ्यूचर देखने वाली पावर 50% रह गई, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि ये टेक्निक तुम्हारी किस्मत में है। इलेक्ट्रोलक्स मेरी बात मानो, ये ताकत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो सुनकर इलेक्ट्रोलक्स मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि अगर ये बात सच है तो मुझे इतनी जल्दी नहीं, अभी के लिए मुझे वापस अपने घर जाना है। ये कहते साथ ही इलेक्ट्रोलक्स सिर्फ एक ही चुटकी में वापस से वहां काइडून एम्पायर आ गया, जहां पर हम देखते हैं कि सब लोग इलेक्ट्रोलक्स की जय जयकार कर रहे थे। इवन की ग्लोरियस चर्च का पादरी भी इलेक्ट्रोलक्स के पास आते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे ग्लोरियस चर्च के ऑर्डर को दोबारा से ठीक कर दिया। तुम सन ऑफ लाइट हो और आने वाले फ्यूचर में तुम हमारे ग्लोरियस चर्च के न्यू सक्सेसर भी बनोगे। ये सुनकर इलेक्ट्रोलक्स जब वहां से नीचे की तरफ जाने लगा तो वो देखता है कि सब लोग उससे ऐसे पूछ रहे थे जैसे कि इलेक्ट्रोलक्स कोई गॉड हो। इवन कि एक छोटा बच्चा तो चाकू निकालते हुए खुद के ब्लड को भी सैक्रिफाइस करने की कोशिश करता है, जो देखकर इलेक्ट्रोलक्स ने उससे चाकू छीन लिया और वो सवाल करते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो बच्चा जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपने ब्लड को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मेरी सोल मेरी बॉडी सब कुछ तुम्हारा है। ये सुनकर इलेक्ट्रोलक्स उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हारी सोल और तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ तुम्हारा ही राज होना चाहिए। मैं तो क्या कोई भी गॉड इस काबिल नहीं कि वो तुमसे ये छीन सके। लेकिन वहाँ के लोगों को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया था। वो लोग अपनी जिंदगी के पैदा होने का मकसद ही सन ऑफ लाइट को मानते थे। उन्होंने अपना सब कुछ सन ऑफ लाइट पर लुटा देने का फैसला कर लिया था। ये सारा पागलपन देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स पूरी तरीके से हैरान रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब लोग कुछ जरा ही पागल हो चुके हैं। वापस से अपने पेंगो एम्पायर की तरफ जाते हुए इस बारे में फुल लोगों को भी बताने लगा। इवन कि उसने ये भी फुल लोगों को बता दिया था कि मेरी मुलाकात सन मून डिवाइन स्नेल गॉड से हुई और उसके साथ मेरी क्या क्या बात हुई, ये सब कुछ भी उसने बता दिया है। जिस पर फुल वो इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि तुम बिला वजह ही परेशान हो रहे हो, वो लोग धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और एक बार तुम ग्रेट टोर्टाइस शेल आर्ट टेक्निक हासिल कर लो, उसके बाद हम दोनों शादी भी कर लेंगे, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी खुश हो जाता है। इसके बाद वो फुल वो के साथ मिलते उसी जगह पर चला जाता है जहां पर सन मून डिवाइन स्नेल गॉड ने इलेक्ट्रोलक्स को आने के लिए बोला था। रास्ते में चलते हुए फुल वो इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि अगर ये ग्रेट शेल टोर्टाइस टेक्निक उतनी ही ज्यादा खास हुई जितना तुमने बताया, फिर तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। जबकि पीछे की तरफ काइडून एम्पायर में चूंकि इलेक्ट्रोलक्स ने पीरो को जान से मार दिया था तो उसका फादर बदला लेना चाहता था, इसलिए वो उन्हीं इवल मास्टर्स के पास वापस से आ जाता है जिन्होंने पिछली बार ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पीरो को नकली सन ऑफ लाइट बनने में मदद की थी। इस बार हम देखते हैं कि एम्परर यहाँ पर खुद की ही खुद जान ले लेता है, जिसकी कुर्बानी देने के बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ को समन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो लोग गॉड ऑफ डेथ के साथ डील करते हुए इलेक्ट्रोलक्स को जान से मरवाना चाहते थे। इलेक्ट्रोलक्स जो कि सन मून डिवाइन गॉड के बताए हुए उस रून वाली लोकेशन तक पहुंच जाता है, तभी अचानक उस पर किसी ने हमला कर दिया। जिस हमले से फुलुओ को बचाने के लिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स फौरन से उसे धक्का दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारे के सारे असैसिन्स टेलीपोर्ट होकर गॉड ऑफ डेथ के सामने आ चुके थे, जो कि पहले तो उन असैसिन्स पर गुस्सा करते हुए कहता है कि बताओ तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे समन क्यों किया। साथ ही साथ यही इवल मास्टर इलेक्ट्रोलक्स को भी टेलीपोर्ट करते हुए यहाँ गॉड ऑफ डेथ के सामने ले आए थे। जिसके बाद ये लोग गॉड ऑफ डेथ के सामने भीख मांगते हुए कहते हैं कि गॉड ऑफ डेथ हम आपके साथ डील करना चाहते हैं, हमारी जिंदगी के बदले आप इस लड़के को जान से मार डालो। जो सुनकर तो गॉड ऑफ डेथ गुस्से में आते हुए सिर्फ एक ही उंगली की पावर का इस्तेमाल करते हुए उनमें
से कुछ इवल सोल मास्टर्स को जान से मार चुका, जबकि बाकी अभी भी यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ के साथ डील करते हुए कह रहे थे कि हम अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार है, प्लीज आप भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हुए इस इलेक्ट्रोलक्स को जान से मार डालो। जो सुनकर गॉड ऑफ डेथ ने उन बाकी के भी इवल असैसिन्स को जान से मार डाला। साथ ही साथ वो कहता है कि डील पूरी होगी, जिसके बाद गॉड ऑफ डेथ यहाँ इलेक्ट्रोलक्स की तरफ देखते हुए कहता है तो तुम हो इलेक्ट्रोलक्स। इस पर इलेक्ट्रोलक्स गॉड ऑफ डेथ की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे एक बड़े महान गॉड को भी नॉर्मल इंसान का भी ऑर्डर्स दे पाएंगे। जिस पर गॉड ऑफ डेथ जवाब देते हुए कहते हैं कि ये एक अच्छी डील थी, उन लोगों ने अपनी जान की डील करी तुम्हारी जान के बदले, तो ये मुझे मंजूर है। जो कहते साथ ही वो अपनी एक ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से इलेक्ट्रोलक्स पर हमला कर देता है। जो ब्लेड इससे पहले कि इलेक्ट्रोलक्स की जान ले पाता, तभी अचानक इलेक्ट्रोलक्स ने अपने क्राउनलेस नो सल्वेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से वो ब्लेड हवा में ही रुक चुकी थी। ये देखकर तो गॉड ऑफ डेथ भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया और वो हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हें इतनी पावर है कि तुम मेरे अटैक को रेजिस्ट कर सको। जो कहती है गॉड ऑफ डेथ दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कुछ स्पेयर्स इलेक्ट्रोलक्स के हाथों और पैरों में गुंसा देता है। इसके बाद वो फाइनल अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि चलो मुझे और ज्यादा सरप्राइज करो, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अलावा तुम्हें और कितनी ज्यादा एबिलिटीज है। जो कहती है गॉड ऑफ डेथ ने अपने फाइनल स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए तेजी से इलेक्ट्रोलक्स को मारने के लिए उस पर हमला कर दिया। यह स्पेयर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इलेक्ट्रोलक्स ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है सन मून डिवाइन गॉड। इलेक्ट्रोलक्स का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर सन मून स्नेल डिवाइन गॉड आ जाता है, जो कि आते साथ ही अपनी सन मून स्नेल डिवाइन शील्ड का इस्तेमाल करने लगा ताकि वो स्पेयर अटैक को ब्लॉक कर सके। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स सन मून स्नेल डिवाइन गॉड से कहता है कि तुमने जैसी प्रोफेसी की थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। असल में यहाँ आने से पहले ही सन मून स्नेल डिवाइन गॉड ने इलेक्ट्रोलक्स को बताया था कि अगर तुम्हें ग्रेट टोर्टाइस शेल टेक्निक तक पहुंचना है तो उससे पहले तुम्हें खुद के अंदर इतनी हिम्मत और बहादुरी लानी होगी कि तुम खुद डेथ का मुकाबला कर सको। और चूंकि इलेक्ट्रोलक्स के अंदर ये बहादुरी थी, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि सन मून डिवाइन गॉड यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स के माथे पर हिट करते हुए कहता है कि अब मेरी सारी की सारी प्रोफेसी पावर खत्म हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रोलक्स तुम्हें कामयाब होना ही होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स की सोल स्पेस में मूव करते हुए तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी स्पेस में पहुंच गई थी, जो जगह असल में वही ग्रेट टोर्टाइस शेल आर्ट टेक्निक है। इधर आते साथ ही हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स को एक आवाज सुनाई दी, जो कि इलेक्ट्रोलक्स से कह रही थी कि क्या तुम जानते हो कि ग्रेट शेल टोर्टाइस टेक्निक को कैसे हासिल किया जा सकता है। जैसे ही तुम यहाँ पर इंटर हुए तुम्हारा टेस्ट शुरू हो गया। पर ये जगह इलेक्ट्रोलक्स के लिए काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी, क्योंकि उससे खुद का ही एक क्लोन देखने को मिलता है जिसे वहां पर मौजूद एक बूढ़ी औरत ने जान से मार डाला, या फिर मैं कहूँ कि उसके क्लोन को जान से मार डाला। दूसरी तरफ वो बूढ़ी यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स से कह रही थी कि ग्रेट शेल टोर्टाइस टेक्निक को हासिल करने के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है। जो सुनकर इलेक्ट्रोलक्स जब सवाल करते हुए पूछता है फिर मैं उसे कैसे हासिल करूं, तभी अचानक हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची दोबारा से इलेक्ट्रोलक्स के क्लोन को मार देती है और इलेक्ट्रोलक्स की यहाँ पर बार बार इसी तरह से मौत हो रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि असल में एक ही औरत के 3 अलग अलग वर्जन थे, उसके बचपन का वर्जन, उसके बुढ़ापे का वर्जन, उसकी जवानी का वर्जन, जो तीनों ही इलेक्ट्रोलक्स से बारी बारी करके बात कर रही थी। और वो इलेक्ट्रोलक्स से कह रही थी कि ये बहुत ही आसान है, तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो हम तुम्हें दे देंगे। मगर इंसानों को सिंपल चीजें पसंद नहीं आती, उन्हें हर चीज को हमेशा मुश्किल बनाना होता है। हम जानते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि तुम्हें ऐसी पावर चाहिए कि तुम उसका इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ डेथ को जान से मार सको, और वो पावर तुम्हें मिल भी जाएगी, लेकिन वो पावर हमेशा से ही तुम्हारे सामने थी। इसी तरह की बातें करते हुए वो औरत लगातार इलेक्ट्रोलक्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। वो उसे बताती है कि पहला सन ऑफ लाइट जिसने सन मून स्नेल डिवाइन गॉड को जान से मारकर खा लिया था, उसके बाद उसे डिवाइन ड्रैगन की पावर मिल गई। सेकंड सन ऑफ लाइट, उसने भी सन मून स्नेल डिवाइन गॉड को जान से मारकर खा लिया था, जिसकी वजह से उसे गॉड ऑफ ग्लोरी की पावर मिली। और अब तुम हो तीसरे सन ऑफ लाइट, तुम अगर चाहो तो तुम भी सन मून स्नेल डिवाइन गॉड को जान से मारकर खा सकते हो। उसके बाद तुम्हें ऐसी पावर मिलेगी जो कि किसी भी गॉड के पास ना हो। ये सब कहते उस बच्ची ने एक बार फिर से इलेक्ट्रोलक्स के क्लोन को जान से मार डाला। यह इलेक्ट्रोलक्स को तभी अचानक अपने सामने सन मून स्नेल डिवाइन गॉड बंदा हुआ दिखाई देता है, जो कि उससे बात करते हुए कह रहा था कि डिवाइन स्नेल और सन ऑफ लाइट दोनों सेम ओरिजिन से आते हैं, हम दोनों की किस्मत में ही एक बनना लिखा हुआ है, किस्मत से कोई नहीं भाग सकता, इसलिए इलेक्ट्रोलक्स मुझे मारकर खा जाओ। सिर्फ यही तरीका है अपने सन ऑफ लाइट के फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट करने का। इस तरह से तुम एक गॉड बन जाओगे और तुम में इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम गॉड ऑफ डेथ का मुकाबला कर सको। ये सन ऑफ लाइट होने के नाते तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम्हें अपनी डेस्टिनी को पूरा करना ही होगा। जो सारी बातें सुनकर इलेक्ट्रोलक्स ने भी सन मून स्नेल डिवाइन गॉड को मारने के लिए अपना डैगर उठा लिया था, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो औरत लगातार इलेक्ट्रोलक्स को भड़काते हुए कह रही थी कि मार दो उसे, मार दो उसे। मगर तभी अचानक इलेक्ट्रोलक्स अपना डैगर गिराते हुए फौरन उसी लड़की को गर्दन से पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी बदकिस्मती, मैं डेस्टिनी पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, बल्कि मुझे खुद पर भरोसा है। मैं हमेशा अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ, तो मुझसे और झूठ बोलना बंद
बंद करो। जो सुनकर वो औरत इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स, बिना कुर्बानी के तुम एक गॉड नहीं बन पाओगे। इस पर इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मुझे ये बताओ, क्या ग्रेट टोर्टोइस शेल आर्ट टेक्निक को हासिल करने के लिए गॉड बनना जरूरी है? जिस पर वो लड़की इलेक्ट्रोलक्स को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि ग्रेट टोर्टोइस शेल आर्ट टेक्निक बिल्कुल ही एक अलग चीज है। मगर फिर भी इलेक्ट्रोलक्स, तुम्हें ताकत की लालच होनी चाहिए। बिना ताकत की लालच के तुम वो चीजें हासिल नहीं कर सकते जो कि तुम ग्रेट टोर्टोइस शेल आर्ट टेक्निक के साथ हासिल कर पाओगे। मगर अभी भी इलेक्ट्रोलक्स की आंखों में ताकत की लालच दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो औरत इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि तुम कामयाब हुए। असल में इस ग्रेट टोर्टोइस शेल आर्ट टेक्निक के अंदर ऐसी पावर है कि ये किसी भी यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसमें ऐसी पावर है कि ये एक न्यू दुनिया क्रिएट कर दे। और चूंकि इलेक्ट्रोलक्स तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा भरोसा है, तो इसलिए तुम इस टेक्निक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। ऐसे हम अपनी ब्लेसिंग तुम्हें देते हैं, जिसकी वजह से ग्रेट टोर्टोइस शेल आर्ट टेक्निक तुम्हारा ऑर्डर मानेगी। देखने में मजा आएगा कि तुम इस ग्रेट टोर्टोइस शेल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आखिर किस तरह की दुनिया बनाते हो। यहाँ ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी आगे की तरफ बढ़ते उस ग्रेट टोर्टोइस शेल आर्ट टेक्निक को पकड़ चुका, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर गॉड ऑफ डेथ इलेक्ट्रोलक्स को मारने की कोशिश कर रहा था और सन मून स्नेल डिवाइन गॉड ने इलेक्ट्रोलक्स की जान बचा ली थी। मगर फिर भी वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका और सेकंड अटैक के लिए गॉड ऑफ डेथ रेडी होते हुए कहता है कि आज के दिन इलेक्ट्रोलक्स, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह इससे पहले कि गॉड ऑफ डेथ अपने सेकंड अटैक का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोलक्स की जान ले पाता, तभी अचानक वहां पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट हो गया। जिस ब्लास्ट का जब धुआं हटा तो हमें गॉड इलेक्ट्रोलक्स एक अलग ही फॉर्म में देखने को मिलता है। वो बहुत ही जरा कूल किसी गॉड की तरह दिखाई दे रहा था, जो देखकर तो गॉड ऑफ डेथ भी हैरान होते हुए कहता है कि मॉर्टल, अचानक से तुम इस तरह से बदल कैसे गए? चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने शुरू किए हुए काम को खत्म कर देता हूँ। ये कहती उसने अपने साइड का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोलक्स को मारने के लिए उस पर हमला कर दिया। मगर चूंकि दूसरी तरफ अब इस वक्त इलेक्ट्रोलक्स के पास ग्रेट टोर्टोइस शेल आर्ट टेक्निक की पावर थी, तो वो आसानी के साथ गॉड ऑफ डेथ के साइड अटैक को ब्लॉक कर देता है। जहां गॉड ऑफ डेथ भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की पावर है, और उसने दोबारा से यहाँ इलेक्ट्रोलक्स पर अटैक करने की कोशिश करी। मगर दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स तो बार बार ग्रेट टोर्टोइस शेल आर्ट टेक्निक की पावर का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स जो भी बोलता वो सच हो जाता, जिसकी वजह से गॉड ऑफ डेथ को तो इलेक्ट्रोलक्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो इलेक्ट्रोलक्स पर अपना गुस्सा उतारना चाहता है, मगर इलेक्ट्रोलक्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाओ और मेरी तरफ देखो। और जैसे ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने ये कहा, तभी अचानक हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डेथ पर काफी सारा खतरनाक प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो मजबूरन अपने घुटनों के बल बैठ गया और वो इलेक्ट्रोलक्स की तरफ देखने लगता है, जहां इलेक्ट्रोलक्स गॉड ऑफ डेथ से कह रहा था कि अब के बाद से तुम किसी की भी जिंदगी में इंटरफियर नहीं करोगे। तुम इस तरह से किसी के साथ भी डील करते हुए बिना वक्त के किसी को नहीं मार सकते और ना अपनी मर्जी से किसी के साथ डील करोगे। तुम सिर्फ वही करोगे जो तुम्हारा काम है। ये सुनकर गॉड ऑफ डेथ इलेक्ट्रोलक्स से कहता है, मगर तुम एक मामूली इंसान हो, तुम आखिर ये बताओ कि मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं? जिस पर इलेक्ट्रोलक्स जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मैं कोई मामूली इंसान नहीं, मैं हूँ इलेक्ट्रोलक्स। और ये कहती है उसने अपने ग्रेट टोर्टोइस शेल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ डेथ को उसके अंदर कैद कर दिया। हैरानगी की बात तो ये थी कि ये काम इलेक्ट्रोलक्स के लिए इतना ज्यादा आसान हो चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से हम इस फुलोवो पर आ गया, जिसकी तरफ कई बड़े बड़े आग के गोले आ रहे थे और उसे लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर मारी जाएगी। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स उसे बचाने के लिए यहाँ पर पहुंच गया, जो कि काफी आसानी के साथ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन अटैक्स को ब्लॉक करते हुए साथ ही साथ फुलोवो की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि कहीं मैंने आने में देर तो नहीं कर दी। इलेक्ट्रोलक्स जो कि पूरी तरीके से बदल चुका था, फुलोवो भी उसे देखकर सरप्राइज रह गई थी और वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ इलेक्ट्रोलक्स को गले लगाकर कहती है कि थैंक गॉड तुम बिल्कुल जिंदा और सही सलामत हो। जो सुनकर दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स भी मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मुझे अब ग्रेट टोर्टोइस शेल आर्ट टेक्निक भी मिल चुकी है। ये सुनकर तो अचानक से हम देखते हैं कि फुलोवो का चेहरा उतर गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ इलेक्ट्रोलक्स और मिस फुलोवो वापस से अपने पेंगो एम्पायर जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए मिस फुलोवो इलेक्ट्रोलक्स से सवाल करते हुए कहती है कि क्या सच में तुम्हें वो ग्रेट टोर्टोइस शेल टेक्निक मिल चुकी है? जो सुनकर इलेक्ट्रोलक्स हाँ में जवाब देते हुए फोनों से ग्रेट टोर्टोइस शेल आर्ट टेक्निक को बाहर निकाल लेता है। इसे देखकर तो मिस फुलोवो पूरी तरीके से उसमें बहक गई थी और जैसे ही मिस फुलोवो ने गलती करी उस ग्रेट शेल टोर्टोइस टेक्निक को टच करने की, तो वो फौरन उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, जैसे कि वो उसे रिजेक्ट कर रहा हो। इलेक्ट्रोलक्स फुलोवो को बताता है कि इसे हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसे इस्तेमाल करने की एक कीमत है। जिस पर मिस फुलोवो उदास चेहरे के साथ कहती है कि अच्छा ठीक है। तभी अचानक इलेक्ट्रोलक्स उससे सवाल करते हुए कहता है कि क्या कोई परेशानी है? इस पर मिस फुलोवो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स वैसे तुम इस ग्रेट टोर्टोइस शेल टेक्निक का इस्तेमाल किस लिए करोगे? जिस पर इलेक्ट्रोलक्स जवाब देते हुए कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। ये सुनकर मिस फुलोवो मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारी शादी को मत भूल जाना। जिस पर इलेक्ट्रोलक्स भी हंसते हुए जवाब देकर कहता है कि भला वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, हमारी शादी तो सबसे बेहतरीन शादी होगी।
इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां मिस फुलू वो वापस से अपने घर आ चुकी थी और उसे अपने फादर से जानने को मिलता है कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इलेक्ट्रोलक्स को ही शाही एम्पायर का अगला किंग बनाएंगे। ये सुनकर तो मिस फुलू वो पूरी तरीके से दंग रह गई थी। वो अपने फादर से कहती है, मगर ये बचपन से मेरा ख्वाब था, आपने मुझसे वादा भी किया था कि शाही एम्पायर की अगली रानी मैं बनूंगी। इस पर उसका फादर जवाब देते हुए कहता है कि हमारे लोगों को एक अच्छे किंग की जरूरत है और तुम इलेक्ट्रोलक्स का साथ देना। मैंने फैसला कर लिया है, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। ये बात तो मिस फुलू को काफी दुख दे देती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन मिस फुलू और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलक्स की शादी होने वाली थी। इस दिन पेंगुइन एम्पायर के सब लोग ही खुशियां मना रहे थे। वो लोग इलेक्ट्रोलक्स के लिए बहुत ही खुश थे और साथ ही साथ उसके लिए कई सारे तोहफे भी लाए हुए थे। तभी इलेक्ट्रोलक्स के मॉम डैड उससे कहते हैं कि बेटा, हम भी शादी से पहले तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं, जो कि असल में पेंगुइन एम्पायर की राजगद्दी थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके फादर ने सब लोगों के सामने इलेक्ट्रोलक्स को पेंगुइन एम्पायर का अगला किंग बना दिया। ये देखकर तो सब लोग ही इमोशनल हो जाते हैं। तभी अचानक थोड़ी देर में वहाँ पर प्रिंसेस फुलू भी आ गई, जो कि आज के दिन काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इलेक्ट्रोलक्स भी उसकी खूबसूरती देखकर दंग ही रह गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पादरी ने इन दोनों की शादी कराना शुरू कर दी, जहाँ हर एक रिवाज को पूरा करने के बाद कस्में खाने का वक्त आ चुका था। और ये दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि आज से हम एक दूसरे के मियाँ बीवी है। मैं हर चीज में इलेक्ट्रोलक्स तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं कभी भी तुमसे बेवफाई नहीं करूंगी, चाहे फिर मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पादरी ने सब लोगों के सामने इन दोनों को मियाँ बीवी अनाउंस कर दिया, जो देखकर इन दोनों के पेरेंट्स तो काफी सारे इमोशनल हो गए थे और बाकी के सब लोग भी खुशियां मना रहे थे। इलेक्ट्रोलक्स फुलू से कहता है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और फुलू, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा, इस जिंदगी में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, मैं इस चीज का तुमसे वादा करता हूँ। ये सुनकर मिस फुलू फौरन से इलेक्ट्रोलक्स के गले लग गई। साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि याद है, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अब सिर्फ मौत ही हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर सकती है। जिस पर इलेक्ट्रोलक्स भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, सिर्फ मौत ही हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर सकती है। ये कहना ही था कि तभी अचानक फुलू वो तीसी के साथ एक खंजर निकालते हुए यहाँ इलेक्ट्रोलक्स के पेट में उसे गुनसाते हुए कहती है, तो मर जाओ। ये धोखा देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स पूरी तरीके से शॉक हो गया था। उसकी तो दुनिया ही पूरी तरीके से पलट गई, जबकि बाकी के सब लोग भी ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। डीलन और यिंग ज़ाओ तो आगे की तरफ बढ़कर इलेक्ट्रोलक्स की मदद करना चाहते थे, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ असैसिन्स ने भी हमला कर दिया, जो कि काइडून एम्पायर के वही इविल असैसिन्स थे, यानी कि मिस फुलू ने काइडून एम्पायर के साथ हाथ मिला लिया है। इलेक्ट्रोलक्स इस बेवफाई को देखते हुए हैरान होकर फुलू से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया, जिस पर फुलू बताती है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये मैंने क्यों किया। बैटल ऑफ जीनियसेस कंपटीशन के बाद ग्रेट टोर्टोइस शेल टेक्निक ने मुझे भी समन किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और वहाँ पर मुझे उस औरत ने मुझे बताया कि मेरी जिंदगी का सिर्फ महान काम यही है कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, इसके अलावा मेरी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। ग्रेट टोर्टोइस शेल टेक्निक ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जबकि तुम पहले से ही सन ऑफ लाइट थे। इसके अलावा अब तुम्हें शाही एम्पायर का अगला किंग भी बना दिया जाएगा। सारी अच्छी चीजें आखिर तुम्हारे साथ ही क्यों हो रही है, जबकि ये सारी चीजें मैं भी तो डिजर्व करती हूँ। मैं तुम्हारी परछाई में नहीं जीना चाहती। इसी वजह से जब वो इविल असैसिन मेरे पास आया तो मैंने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उसने मुझे पॉइजनियस डैगर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए सन ऑफ लाइट को मारा जा सकता है। और ये कहते हुए फुलू ने लगातार यहाँ इलेक्ट्रोलक्स के पेट में खंजर कोपना शुरू कर दिए थे और साथ ही साथ वो उससे कह रही थी कि अगर तुम कभी इस दुनिया में पैदा ही ना हुए होते तो ये सारी की सारी महान चीजें मेरे साथ हो रही होती। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स फौरन से जमीन पर जा गिरा। इलेक्ट्रोलक्स महसूस करता है कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, उसकी बॉडी में मौजूद सारी की सारी पावर खत्म हो चुकी थी। ये शायद उसी पॉइजनियस डैगर का असर था। सिवाय देखने के इलेक्ट्रोलक्स इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा। तभी अचानक हम लोग यहाँ पर पीरो को भी आता हुआ देखते हैं, जो कि आते हुए मुस्कुराकर कह रहा था कि उस पादरी के डैगर ने काम कर दिया, यानी कि वो सच में जानता है कि एक सन ऑफ लाइट को कैसे मारा जा सकता है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में उसी पादरी ने पीरो को मरने से बचा लिया था और फुलू ने पीरो के साथ हाथ मिलाकर इलेक्ट्रोलक्स को धोखा दे दिया है। जबकि पीरो खुश होते हुए कह रहा था कि आज के दिन इलेक्ट्रोलक्स मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगा। ये कहते हुए अभी इलेक्ट्रोलक्स को गर्दन से पकड़कर मारने ही वाला था कि तभी अचानक किसी ने उस पर हमला कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलक्स के ही मॉम डैड थे, जो कि इलेक्ट्रोलक्स की जान बचाने के लिए पीरो के साथ फाइट कर रहे थे। और इलेक्ट्रोलक्स इस वक्त इतना सारा बेबस था कि वो सिवाय देखने की कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इलेक्ट्रोलक्स का फादर डीलन और यिंग ज़ाओ को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स को यहाँ से ले जाओ। तभी अचानक हम देखते हैं कि फाइट के दौरान पीरो ने यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स की मॉम को जान से मार डाला, जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स दर्द से चिल्ला रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि फुलू ने तो हद ही कर दी। वो अपनी इविल सीन फ्लेम टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पेंगुइन एम्पायर के लोगों को जिंदा जलाकर मार रही थी, जबकि हम देखते हैं कि डीलन और यिंग ज़ाओ जख्मी इलेक्ट्रोलक्स को कंधे पर उड़ाकर यहाँ से भागते उसे दूर ले जाते हैं ताकि वो उसकी जान बचा सके। मगर वो
वो जानते रहे कि इस तरह से हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रोलक्स को एक जगह पर छुपाकर खुद उन सोल्जर्स के साथ फाइट करने लगे। ये वो रात थी जहाँ इलेक्ट्रोलक्स ने अपना सब कुछ खो दिया। वो अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने अवाम को, सबको खो चुका है। जो भी इलेक्ट्रोलक्स से प्यार करता था उन्हें बेरहमी के साथ जान से मार दिया गया। सिर्फ इलेक्ट्रोलक्स ही जिंदा बचा था, वो भी जख्मी सिचुएशन में। इलेक्ट्रोलक्स को उन डैगर से इतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था जितना उसे इस धोखे की वजह से हो रहा था। तभी अचानक जख्मी इलेक्ट्रोलक्स उसी बच्चे को मिल जाता है जिसे पिछली बार इलेक्ट्रोलक्स ने अपने हाथ को काटने से मना किया था। और हमें यहाँ पर काइडून एम्पायर के कुछ और लोग भी देखने को मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रोलक्स को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे थे। और वो उससे कह रहे थे कि हम तो हमेशा से ही जानते रहे कि तुम सन ऑफ लाइट हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी तरह की बातें करते हुए वो लोग इलेक्ट्रोलक्स को एक चर्च में ले आते हैं जहाँ पर उससे अपने सामने ग्लोरियस चर्च का वही पादरी देखने को मिला जिसके साथ फुल वो पीरो भी मौजूद थे। यहाँ ये सब देखकर इलेक्ट्रोलक्स को अब सब कुछ समझ आ गया कि असल में इस इवल प्लान का पूरा की पूरा मास्टरमाइंड यही पादरी है जो कि चाहता था कि वो सन ऑफ लाइट को जान से मार डाले और उसकी पावर एब्सॉर्ब करके खुद को ताकतवर कर दे। इस तरह करने के बाद ये पादरी इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर राज कर सकता है। जो सब कहने के बाद हम देखते हैं कि उन सब लोगों ने बारी बारी करके यहाँ अपने खंजर निकालते हुए इलेक्ट्रोलक्स की बॉडी में गुंसाना शुरू कर दिए ताकि वो इलेक्ट्रोलक्स को जान से मार सके। मगर इसकी वजह से हम देखते हैं कि पता नहीं क्यों मगर सन मून स्नेल डिवाइन गॉड बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ गॉड ऑफ डेथ पर आ जाता है जिसके पास यहाँ इलेक्ट्रोलक्स भी मौजूद था जो कि मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वो यहाँ पर लगातार एक फॉर्मेशन के अंदर छेड़छाड़ी करते हुए किसी तरह की टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था मगर कई सौ बार उस फॉर्मेशन के पैटर्न को चेंज करने के बावजूद भी बार बार इलेक्ट्रोलक्स नाकाम हो रहा था। जो सब देखकर गॉड ऑफ डेथ यहाँ इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि रुक जाओ, सन मून स्नेल डिवाइन गॉड ने अपनी सारी की सारी लाइट पावर तुम्हारे लिए खत्म कर दी ताकि वो तुम्हारा एक क्लोन बना सके। इस तरह उसने उस पादरी को बेवकूफ तो बना दिया लेकिन वो बिल्कुल भी तुम्हें इस तरह की कंडीशन में नहीं देखना चाहता था। तो तुम ये बेवकूफियां करना बंद करो, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा नहीं किया जा सकता। गॉड ऑफ क्रिएशन का ये रूल है और इस रूल को नहीं तोड़ा जा सकता। मगर इलेक्ट्रोलक्स जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी की भी बात पर यकीन नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। और ये कहते हुए लगातार इलेक्ट्रोलक्स फॉर्मेशंस बनाते हुए उनमें छेड़छाड़ी करते हुए अपने पेरेंट्स को जिंदा करने की कोशिश करता जा रहा था मगर बार बार नाकामयाब होता रहा। इसलिए गॉड ऑफ डेथ इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, इवन अगर तुम मेरी पावर का इस्तेमाल भी करो तब भी अभी इससे पहले कि गॉड ऑफ डेथ आगे कुछ भी कह पाता तभी अचानक इलेक्ट्रोलक्स गुस्सा होते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ, मैं अभी भी उन मासूम लोगों को महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जरूर उन लोगों की सोल किसी न किसी एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल होगी। अगर मैं किसी तरीके से एक बार उनकी सोल के साथ कनेक्ट कर लूँ तो शायद मैं उन्हें दोबारा से जिंदा कर पाऊँ। और यही सारी बातें कहते हुए लगातार इलेक्ट्रोलक्स फॉर्मेशंस को बनाते उन सब लोगों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बार बार फेल होने की वजह से इलेक्ट्रोलक्स को काफी सारे इंटरनल इंजरीज हो जाती है। इवन कि अब तक तो गॉड ऑफ डेथ ने हार मान ली थी। वो इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि तुम अपना वक्त जाया कर रही हो लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ और सारा वक्त जाया नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इससे पहले कि गॉड ऑफ डेथ यहाँ से जा पाता तभी अचानक उससे अपने सामने एक रोशनी दिखाई दी जो कि गॉड ऑफ लाइट की थी और उसने अपनी पावर्स के इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोलक्स के फादर की सोल अपने सामने समन कर ली थी जहाँ पर वो इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि मैं बस सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ। ये कहते साथ ही गॉड ऑफ लाइट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोलक्स के फादर की सोल को फिलहाल के लिए जिंदा कर दिया। अपने फादर को सामने देखकर इलेक्ट्रोलक्स इमोशनल होकर उनका नाम चिल्लाते हुए तेजी के साथ भागते हुए फौरन से उनके गले लग गया जहाँ वो भी अपने बेटे को गले लगाते हुए कहते हैं कि शायद तुमने खाना सही से नहीं खाया क्योंकि तुम काफी कमजोर लग रहे हो। ये सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहते हैं कि फादर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको, मॉम को और अपने पूरे के पूरे पेंगो एम्पायर को निराश कर दिया, मैं फेल हो चुका हूँ, ये सब मेरी गलती है। इस पर इलेक्ट्रोलक्स का फादर उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं ऐसी बातें मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम इसमें से किसी भी चीज के जिम्मेदार नहीं हो, मैंने तुम्हें फोर्स किया था, ये मेरी गलती है। ये कहते साथ ही हम लोगों को पास्ट का वो सीन दिखाया गया जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स जब छोटा था तो उसने अपने फादर से कहा था कि शादी का इस्तेमाल करके पेंगो एम्पायर और शाही एम्पायर को जोड़ने का ये तरीका मुझे ठीक नहीं लग रहा, वैसे भी फुल ओवर के साथ ये ज्यादती होगी। जिस पर इलेक्ट्रोलक्स के फादर ने उससे पूछा था कि और तुम्हारे साथ क्या। इस पर इलेक्ट्रोलक्स जवाब देते हुए कहता है कि मेरा सब कुछ तो मैं आपके लिए और अपने नेशन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी वजह से इलेक्ट्रोलक्स को उसके फादर ने एग्री कर लिया। यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स का फादर कहता है कि मैं गॉडेस ऑफ लाइट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उसने हम सबको आखिरी मौका दिया तुम्हें अलविदा कहने का। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स के सारे अपने उसके आसपास समन हो गए जिनमें से सब लोग अभी भी इलेक्ट्रोलक्स को उतना ही प्यार करते थे, कोई भी इलेक्ट्रोलक्स से खफा नहीं था। इलेक्ट्रोलक्स का फादर उसे बताता है कि ये सब लोग तुमसे प्यार करते हैं और ये हमेशा इसी तरह तुमसे प्यार करेंगे, हमारा प्यार मौत के साथ खत्म नहीं हो सकता, हम हमेशा तुम्हारे साथ होंगे चाहे तुम हमें देख पाओ या नहीं।
यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स के मॉम डैड उसे अलविदा बोलते हुए धीरे धीरे होकर गायब होने लगे, जो देखकर इलेक्ट्रोलक्स इमोशनल होती उन्हें रोकने के लिए भीख मांग रहा था, मगर ये मुमकिन नहीं। जाते जाते इलेक्ट्रोलक्स की मॉम उससे कहती है कि अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, और इसी के साथ वो सब लोग गायब हो गए। जिनके जाने के बाद पीछे की तरफ इलेक्ट्रोलक्स रोते हुए कह रहा था कि जिस दुनिया में आप लोग ही ना हो, भला मैं उस दुनिया में कैसे जीऊं। गॉडेस ऑफ लाइट और गॉड ऑफ डेथ इलेक्ट्रोलक्स को इस कंडीशन में देखकर उसके लिए काफी सारा बुरा महसूस कर रहे थे। तभी अचानक गॉडेस ऑफ लाइट इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि तुम्हारा मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ, तुम्हें इंसानियत को बचाने के लिए जिंदा रहना होगा। वैसे भी इंसानियत एक खतरनाक जंग में धकेली गई है। साथ ही साथ गॉडेस ऑफ लाइट ने इलेक्ट्रोलक्स को यह भी बता दिया था कि ग्लोरियस चर्च का जो पादरी है वो कभी के टाइम सन ऑफ लाइट हुआ करता था, और बाद में उसने ताकत की लालच में आकर मुझे धोखा दे दिया। वो खुद को गॉड ऑफ ग्लोरी पुकारने लगा। इस वक्त जब तुम यहाँ पर थे तो उसने बाहर की दुनिया में तबाही मचा दी थी। उसका ख्वाब था पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करना। इसी वजह से जो लोग भी ग्लोरियस चर्च के खिलाफ थे उसने उन सब लोगों की बलि चढ़ा दी और पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया ताकि वो इस पर राज कर सके। ये मंजर वाकई में काफी ज्यादा खौफनाक था। गॉडेस ऑफ लाइट इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि सिर्फ तुम ही वो इंसान हो जो कि इंसानियत को इस अंधेरे से निकाल सके, इसलिए तुम हार नहीं मान सकते। जबकि दूसरी तरफ गॉड ऑफ डेथ भी इलेक्ट्रोलक्स से कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरी भी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो अपना बदला लेने के लिए। बताओ क्या तुम्हें मेरा सक्सेसर बनना है? जो सुनकर इलेक्ट्रोलक्स जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ये बात मंजूर नहीं, बल्कि वो धीमी आवाज में कहता है कि लाइट, डार्कनेस, आखिर इनका मतलब ही क्या है अगर मैं इनका इस्तेमाल करते हुए अपने पेरेंट्स को जिंदा ना कर सकूं? इस तरह से तो मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर इंसान बन जाऊंगा। ये देखकर तो गॉडेस ऑफ लाइट और गॉड ऑफ डेथ दोनों ही हैरान हो गए थे। वो इलेक्ट्रोलक्स से कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलक्स ने अपने ग्रेट टोर्टाइज शेल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। साथ ही साथ वो दोनों इलेक्ट्रोलक्स से कह रहे थे कि अगर तुमने कुछ भी गलती करने की कोशिश की तो तुम फ्यूचर के गॉड ऑफ लाइट या फिर गॉड ऑफ डेथ नहीं बन पाओगे, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। जिस पर इलेक्ट्रोलक्स जवाब देते हुए कहता है कि मुझे वैसे भी गॉड ऑफ लाइट या फिर गॉड ऑफ डेथ नहीं बनना, क्योंकि इस तरह से मैं वो करूंगा जो तुम लोग चाहते हो, और मुझे तुम जैसा बनने का कोई शौक नहीं। मैं अपने पेरेंट्स की तरह बनना चाहता था जो कि मेरी वजह से मारे गए। ये सब कहते हुए इलेक्ट्रोलक्स ने अपने मन में फैसला कर लिया था कि वो कौन सा गॉड बनना चाहता है। इसी फैसले को सच करने के लिए उसने ग्रेट टोर्टाइज शेल टेक्निक को भी एक्टिवेट कर दिया था। इसलिए वो लड़की यहाँ इलेक्ट्रोलक्स के पास आते हुए कहती है कि तुमने फैसला कर लिया, सोच लो, क्योंकि ये नहीं बदलेगा। एक बार तुम मुर्दों को जिंदा करने वाले अनडेड गॉड बन जाओ, उसके बाद तुम इस चीज को कभी नहीं बदल पाओगे। इवन की गॉडेस ऑफ लाइट और गॉड ऑफ डेथ ने भी यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स का फैसला अटल था। इसलिए अचानक ही हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स एक खाई में गिरने लगता है। साथ ही साथ वो अपने मॉम डैड को याद करते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर नहीं उतर पाया। मैं इस जिंदगी में वैसे भी आप लोगों के बगैर नहीं जीना चाहता। ये सब कहते हुए इलेक्ट्रोलक्स को यहाँ ग्रेट टोर्टाइज शेल टेक्निक की वजह से बहुत सारी नॉलेज मिल चुकी थी। साथ ही साथ उसकी जो ख्वाहिश थी कि वो अनडेड गॉड बनना चाहता है, उससे पूरा करने के लिए उसने ग्रेट टोर्टाइज शेल टेक्निक को अपने क्राउनलेस नो सल्वेशन टेक्निक के साथ मर्ज कर दिया, जिसके साथ ही इलेक्ट्रोलक्स की बॉडी में बेइंतहा पावर आ जाती है। उसकी अनडेड गॉड जर्नी यहाँ से शुरू हो चुकी और वो अनऑफिशियली एक गॉड बन चुका था, जहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स सबसे पहले अपने टावर ऑफ इटर्निटी को क्रिएट करता है। जिसके बाद गॉड इलेक्ट्रोलक्स काफी कूल तरीके से यहाँ टावर ऑफ इटर्निटी की सीढ़ियां चढ़ते हुए सबसे पहले डिलेन का नाम लेता है, जिसे दोबारा से जिंदा करते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कह रहा था कि डिलेन, तुम इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वॉरियर हो। सेकंड नंबर पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स यिंग ज़ियाओ को जिंदा करता है, जिसमें वो बता रहा था कि तुम इस कॉन्टिनेंट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिशियन हो। तीसरे नंबर पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने एटसी को जिंदा कर दिया था, जिसे वो बता रहा था कि तुम एक ऐसी फूल हो जो कि हर साल हर जगह खिलोगी। दोस्तों, ये तीनों ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स के काफी अच्छे और वफादार दोस्त थे, और मुझे लगता है कि शायद ये तीनों ही होली गार्ड नंबर 1, 2 एंड 3 है। इन तीनों के बाद इलेक्ट्रोलक्स ने अपने पेरेंट्स को दोबारा से जिंदा कर दिया था, जिन्हें गले लगाने के बाद इलेक्ट्रोलक्स अपने पेंगुइन एम्पायर के उन सारे मरे हुए लोगों को भी दोबारा से जिंदा कर चुका, जो सब इलेक्ट्रोलक्स के वफादार थे। इलेक्ट्रोलक्स उनसे कहते हैं कि अब तुम सबकी कमजोरियां खत्म हो गई, अब हम सिर्फ ताकतवर हैं, और ताकतवर होने की वजह से मैं तुम लोगों को लीड करूंगा। मैं आज और इसी लम्हे से दुनिया के खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। खून के बदले खून और आंख के बदले आंख होगी। ये सब कहते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स काफी कूल तरीके से अपने गॉड फॉर्म में आ जाता है। साथ ही साथ वो अपने सोल्जर से कह रहा था कि तैयार हो जाओ, क्योंकि हम हैं अनडेड, हम हैं क्लेमेटी, मैं हूँ अनडेड क्लेमेटी गॉड इलेक्ट्रोलक्स। इसके बाद वही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था। गॉड इलेक्ट्रोलक्स अपनी अनडेड की आर्मी को लेकर सारे के सारे कॉन्टिनेंट के खिलाफ जंग छेड़ देता है, जहां पर हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स के अनडेड तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो सोल्जर्स पर हमला करते हुए उन्हें धीरे धीरे करके खत्म कर रही है, और वो लोग चाहकर भी इन अनडेड को मार नहीं पा रहे थे। इसी तरह से सीन शिफ्ट होकर यहाँ पीरो के पैलेस पर आ जाता है, जो कि लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर कुछ अनडेड सोल्जर्स आ गए, जिन्हें देखकर पीरो अपनी तलवार लेकर फनों से आगे की तरफ बढ़ते उनसे लड़ना शुरू कर देता है, मगर वो अनडेड सोल्जर्स
तो मर ही नहीं रहे। ये देखकर तो पीरो भी सरप्राइज हो गया। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की बलाय है जो कि मरने का नाम ही नहीं ले रही, और आखिर ये आई कहां से है। तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके पैलेस का छत टूट गया, जहां हमें आसमान में उड़ता हुआ गॉड इलेक्ट्रोलक्स देखने को मिलता है। क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलक्स पूरी तरीके से बदल चुका था, तो इसी वजह से पीरो पहली नजर में तो उसे पहचान ही नहीं पाता। मगर गॉड इलेक्ट्रोलक्स पीरो की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मरना डिजर्व करते हो। ये कहते साथ ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने सिर्फ अपने हाथ के इशारे से पीरो की हड्डियां तोड़ना शुरू कर दी। दर्द से चिल्लाता हुआ पीरो कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके थे ना, लेकिन प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ उस पादरी ने किया है। यहाँ इसी तरह से पीरो शोर मचा रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स गुस्से से उसका दिल उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। साथ ही सर वो अपने हाथ से उसके दिल को कुचलते हुए कहता है कि तुम कुछ जरा ही शोर करते हो। ये कहते साथ ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने बहुत ही बेरहमी से आखिरकार पीरो को खत्म कर दिया। इसके बाद सेकंड नंबर पर बारी फुल वो की थी, जो कि पूरी तरीके से संकी हो चुकी है। उसने अपने ही थंडर ड्रैगन को मारकर अपने महल में लटका दिया था, जिसके बाद वो बेरहमी से अपने चाकू का इस्तेमाल करते उसकी आंखें निकाल रही थी। साथ ही सर वो अपने सर्वेंट से सवाल करते हुए बताती है कि ये आंखें कैसी है। वो सर्वेंट जवाब देते हुए कहता है प्यारी है लेकिन आप जितनी नहीं। इसके बाद वो बताता है कि आपकी आवाम बाहर आपका इंतजार कर रही है। फुलवो ने ये सब कुछ अपनी जय कार सुनने के लिए ही तो किया था, इसलिए वो अपनी आवाम से मिलने के लिए बाहर आ गई, जहाँ पर उसे ताज पहनाया गया और सारी की सारी आवाम उसकी जय कार कर रही थी, क्योंकि फुलवो से वो सब लोग डरते थे। मगर फुलवो उन लोगों के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए कह रही थी कि अब से मैं तुम लोगों की रानी हूँ और मेरे होते हुए तुम लोगों के लिए बुरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा तुम लोगों की अच्छाई के लिए काम करूंगी। आज और इसी लम्हे से ये एम्पायर बहुत ही ज्यादा तरक्की करेगा। वो भी यहाँ पर ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक हमें गॉड इलेक्ट्रोलक्स की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि गद्दार, और इसी के साथ फुलवो की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ आकर लग गया। साथ ही साथ एक तलवार उसकी बॉडी के आर पार पेनिट्रेट करते उसे उसी की ड्रैगन के साथ चिपका देती है। तभी अचानक यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी उसकी नजरों के सामने आ चुका था। फुलवो गॉड इलेक्ट्रोलक्स को देखते हुए कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स तो ये तुम हो, तुम दोबारा से जिंदा बच गए, तुम वाकई में कमाल के हो। मगर चूंकि तुम इतने ज्यादा कमाल के हो तो इसी वजह से पहली बार भी मैंने तुम्हें जान से मारा था और मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर अगली बार भी मुझे मौका मिले तो मैं बिल्कुल सेम काम करूंगी, क्योंकि मैंने अपने फ्यूचर को अंधेरे से बचाया है। जो सुनकर इलेक्ट्रोलक्स फुलवो से कहता है कि आखिर तुम किस अंधेरे की बात कर रही हो। ये कहते साथ ही इलेक्ट्रोलक्स ने टाइम रिवर्स करके बिल्कुल उसी पोजीशन पर फुलवो को भेज दिया जिस रात इलेक्ट्रोलक्स और फुलवो की शादी होने वाली थी। सब लोग ही उस रात फुलवो से प्यार करते थे। अगर वो इस तरह से इन सबको धोखा ना देती तो वो सब जिंदा होते। इलेक्ट्रोलक्स फुलवो का हस्बैंड होता, वो उससे इतना प्यार करता जितना उसने कभी जिंदगी में प्यार देखा ना हो। सब कुछ अच्छे से चलता, उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था। इवन कि अगर वो इलेक्ट्रोलक्स से कह देती कि वो शाया एम्पायर पर राज करना चाहती है तो इलेक्ट्रोलक्स इसके लिए भी एग्री हो जाता। ये सब जानकर तो फुलवो को भी अब थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगा था। मगर तभी अचानक इलेक्ट्रोलक्स उसकी बॉडी से उसका दिल निकालते हुए कहता है मगर तुम ये फ्यूचर डिजर्व नहीं करती। और इसी के साथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने बेरहमी से फुलवो का दिल कुचल कर उसकी भी कहानी यहीं पर खत्म कर दी। जिसके बाद अब आखिरी बारी ग्लोरियस चर्च के पादरी की थी, जिससे बदला लेने के लिए गॉड इलेक्ट्रोलक्स अपनी अनडेड की आर्मी को लेकर उसके पैलेस की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में गॉड इलेक्ट्रोलक्स की आर्मी के खिलाफ जो भी खड़ा होता वो सब मारे गए और जैसे ही मर जाते वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स की आर्मी में शामिल हो जाते। यानी कि देखते ही देखते गॉड इलेक्ट्रोलक्स की आर्मी बड़ी होती गई और साथ ही साथ आसमान से फ्लेम की बारिश हो रही थी। आखिरकार इसी तरह से गॉड इलेक्ट्रोलक्स उस पादरी के कैसल में पहुंच जाता है, जिसका दरवाजा जैसे ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने ओपन किया तो उस दरवाजे के पीछे किसी स्वर्ग जैसी जगह थी, जिसे देखते हुए वो पादरी गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि देखो ये मेरे खुद के बनाया हुआ स्वर्ग है, मुझे नहीं लगता कि मुझसे बेहतर स्वर्ग कोई भी गॉड बना पाएगा। जो सुनकर गॉड इलेक्ट्रोलक्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी की पूरी जगह को जला देता है। साथ ही साथ वो कहता है कि ये तुम्हारी तरह नकली स्वर्ग है, वैसे ही जैसे तुम नकली गॉड हो। इस पर वो पादरी जोर जोर से हंसते हुए इलेक्ट्रोलक्स को जवाब देते हुए कहता है कि 6000 साल पहले मैंने भी बिल्कुल ऐसी ही सेम बात करी थी। वैसे क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि हर बार मैं आखिर तुम्हारी सन ऑफ लाइट की पावर को इतनी आसानी के साथ कैसे टारगेट कर लेता था? तो चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि पहले सन ऑफ लाइट ने डिवाइन स्नेल को खा लिया था, उसके बाद वो डिवाइन ड्रैगन बन गया और सेकंड सन ऑफ लाइट ने डिवाइन स्नेल को खा लिया, जिसके बाद वो गॉड ऑफ ग्लोरी बन चुका। मैं हूँ वो सेकंड सन ऑफ लाइट यानी कि गॉड ऑफ ग्लोरी। पादरी बताता है कि असल में गॉडेस ऑफ लाइट बहुत ही बड़ी कमीनी है, वो हम लोगों को अपने सक्सेसर के तौर पर बेशक चूज तो कर लेती है लेकिन वो कभी भी हमें गॉड ऑफ लाइट बनने नहीं देती। मैं खुद को कमजोर होता हुआ देख रहा था, मैं बूढ़ा हो चुका, मेरी पावर धीरे धीरे करके कम हो रही थी, लेकिन वो कमीनी अपनी पोजीशन से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अगर गॉडेस ऑफ लाइट अपनी पोजीशन से नहीं हटेगी तो मैं अगला गॉड ऑफ लाइट कैसे बनता? इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं डिवाइन स्नेल को खाकर खुद गॉड ऑफ ग्लोरी बन जाऊं। मुझे ये करना पड़ा मगर ये भी काफी नहीं
नहीं था, क्योंकि इसके लिए भी मुझे इंसानियत की कुर्बानी देनी पड़ रही है। इलेक्ट्रोलक्स, मैं जानता हूँ कि तुमने भी गॉडेस ऑफ लाइट को त्याग दिया, तुम उसका साथ नहीं देना चाहते, तो मेरा साथ दो। हम दोनों उस कमीनी को जान से मारकर अगले गॉड्स होंगे जो कि इस दुनिया पर राज करे। इलेक्ट्रोलक्स तो बिना कोई जवाब दिए हुए खामोशी के साथ उस पादरी की बातें सुनता जा रहा था, जिस पर वो पादरी कहता है, मगर अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे फिर तुम्हें मेरे गुस्से को झेलना होगा। ये कहते साथ ही वो पादरी अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स को उसके अंदर जकड़ लेता है। जो करके तो ये पादरी मुस्कुरा रहा था, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स तो काफी आसानी से अपनी तलवार के स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस अंधेरे को खत्म कर चुका। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलक्स बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि तुम खुद को गॉड कहते हो, लेकिन ये गॉड का टाइटल तुम्हें सूट नहीं करता। ये बात तो उस पादरी को और भी जरा गुस्सा दिला चुकी और वो एक फॉर्मेशन बनाते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स पर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं बदलने वाला, मैं गॉड ऑफ ग्लोरी हूँ। यहाँ कई सारे सोल्स इलेक्ट्रोलक्स पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स ने सिर्फ एक ही चुटकी में उन सारी की सारी सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मेरी नजरों में तुम वो कमजोर बेवकूफ हो जो कि खुद को गॉड कहता है सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद को ताकतवर साबित कर सके। हालांकि मेरी नजरों में तुम्हारी कोई औकात नहीं। ये कहते साथ ही इलेक्ट्रोलक्स भी फौरन से हवा में जंप करते हुए कई सारे मल्टीपल स्लैश अटैक फौरन से उस पादरी पर चल चुका, जिसका इस्तेमाल करते हुए उस पादरी के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो पादरी भी इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने एक बार फिर से खुद की पावर्स को इंप्रूव कर लिया है। तुम हर बार ही मुझे सरप्राइज कर देते हो, लेकिन इस बार मैं हारूंगा नहीं। जो कहती वो पादरी फौरन से एक फॉर्मेशन बनाते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स पर प्रेशर लगाना शुरू कर चुका, मगर इसका तो गॉड इलेक्ट्रोलक्स पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो मुस्कुराते हुए सिर्फ एक ही चुटकी में उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही सर वो कहता है कि ओए बूढ़े बेवकूफ, अपनी औकात में रहो। ये कहते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स अपने स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते उस पादरी पर अटैक करने लगा। साथ ही सर वो अपनी तलवार से तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ एक जोरदार स्लैश में उस पादरी को हिट करते हुए नीचे की तरफ गिरा देता है, जिसके साथ ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि तुम तो काफी कमजोर निकले। ये सुनकर वो पादरी गुस्से में भड़कते हुए फौरन से अपने स्टाफ को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था कि मैं ब्लड ऑफ नेशन, बोन्स ऑफ नेशन को समन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस कुर्बानी को एक्सेप्ट करके तुम मुझे हमेशा की इमॉर्टैलिटी वरदान में दे दो। यहाँ पर जब वो पादरी इसी तरह की बातें कर रहा था, तभी अचानक जमीन के अंदर से कुछ स्टैचूज निकलकर बाहर आ गए। साथ ही साथ खून का एक समंदर भी बाहर आ चुका था, जो कि उसी पादरी के अपने फॉलोवर्स का खून है। ये देखकर गॉड इलेक्ट्रोलक्स उस पादरी से कहता है कि तुमने अपने ही लोगों का खून बहाकर इस तरह की जहन्नम क्रिएट कर दी। जिस पर पादरी जवाब देते हुए कहता है कि क्या हुआ अगर ये दुनिया जहन्नम बन चुकी, जब तक मैं इस दुनिया पर राज कर रहा हूँ ये जैसी भी हो मुझे चलेगी। और एक बार जब मैं तुम्हें जान से मार दूं उसके बाद तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि लुक्स मैटर नहीं करते, सिर्फ ताकत ही मायने रखती है। ये सब कहते हुए उस पादरी ने किसी तरह के डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे खून को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए एब्जॉर्ब करके खुद को एक मॉन्स्टर में बदल दिया था। जिसके बाद उसने तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स को पंच मारने की कोशिश की, मगर गॉड इलेक्ट्रोलक्स उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही सर वो उससे कह रहा था कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। जब दो डिवाइन गॉड्स आपस में लड़ते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं। जो सुनकर वो पादरी गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे रूल्स की कोई परवाह नहीं। ये कहते हुए इसी तरह से इन दोनों के दरमियान टकराव होता रहा, लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलक्स की पावर अभी भी ज्यादा थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो पादरी पीछे की तरफ धकेला जाता है। इसलिए उस पादरी ने गुस्से में आकर अपनी सारी की सारी एनर्जी को लेजर बीम में कन्वर्ट करते हुए तेजी से गॉड इलेक्ट्रोलक्स पर हमला कर दिया, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स भी अपने सामने शील्ड बना चुका, मगर ये शील्ड चकनाचूर हो गई। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो पादरी दोबारा से इलेक्ट्रोलक्स के सामने आ चुका और वो उस पर पंचेस की बरसात करते हुए कहता है कि जिस दिन से मैं पैदा हुआ उस दिन से मैंने रूल्स को माना और इसी वजह से मैं इतना सारा नाकाम हुआ, लेकिन आज के दिन मैं तुम्हें हरा कर खत्म कर दूंगा। ये सब कहते हुए उस पादरी ने यह इलेक्ट्रोलक्स को जमीन पर गिरा दिया था और वो उससे पीटते हुए कह रहा था कि अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। और ये कहते साथ ही उसने बिल्कुल ऐसा ही किया, जहाँ वो अपने दांतों से इलेक्ट्रोलक्स की बोटियां निकाल निकाल कर खा रहा था। साथ ही साथ वो इवल्स की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मैं जीत गया, मगर थोड़ी देर बाद जब उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे खुद का ही क्लोन दिखाई देता है, जबकि इलेक्ट्रोलक्स तो पीछे आराम से बैठकर ये सब नजारे देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए पादरी से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मजा आया होगा। पादरी को समझ आ जाता है कि इलेक्ट्रोलक्स ने उसे बेवकूफ बनाया। अब तक वो खुद के क्लोन के साथ फाइट कर रहा था, इसलिए वो तेजी से दोबारा इलेक्ट्रोलक्स की तरफ बढ़ते उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर इलेक्ट्रोलक्स काफी आसानी के साथ उसके पंच को पकड़ते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहती है इलेक्ट्रोलक्स ने अपनी तलवार यहाँ उस पादरी के पेट में गुनसा दी, मगर वो पादरी जवाब देते हुए कहता है कि मैं गॉड ऑफ ग्लोरी हूँ, मैं अमर हूँ, मैं नहीं मर सकता। और ये कहती है उसने गॉड इलेक्ट्रोलक्स की तलवार को बीच में से तोड़ते उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। चूंकि गॉड इलेक्ट्रोलक्स की तलवार टूट चुकी थी तो अपनी तलवार को गिराते हुए तेजी के साथ आगे बढ़कर अब पंचेस से उसकी पिटाई लगाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स उससे कह रहा था कि मुझे तो ये सोचकर ही उल्टी आ जाती है कि एक टाइम पर तुम भी सन ऑफ लाइट हुआ
हुआ करते थे। यहाँ पर इतने ज्यादा पंचेस खाने की वजह से हम देखते हैं कि उस पादरी का तो सर चकरा रहा था, लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलक्स रुकता नहीं, बल्कि वो उस पर और ज्यादा पंचेस की बरसात करते हुए कहता है कि तुम इतने ज्यादा बदसूरत हो कि डेथ भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। गॉडेस ऑफ लाइट ने भी तुम्हें सेलेक्ट करके गलती कर दी थी, क्योंकि मेरी नजर में तो तुम कचरा हो। और ये कहते साथ ही यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने पादरी को पंच मारते हुए तीसरी के साथ एक प्लेनेट पर दे मारा, जहाँ वो पादरी खड़ा होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, तुमने मुझे कचरा कहने की हिम्मत करी। इस पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स कूल अंदाज में जवाब देते हुए कहता है अब मैं कचरे को कचरा ना कहूँ तो क्या कहूँ। और ये कहते साथ ही सिर्फ एक ही चुटकी में गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने उस पूरे के पूरे प्लेनेट को ही ब्लास्ट कर दिया। मगर ये कमीना पादरी मरने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि वो इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि वाकई में तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया है, मगर अब मेरी इस पावरफुल अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते साथ ही वो पादरी फौरन से अपने एक होलोग्राम बनाते हुए अपने लोगों से बात करने लगा, जहां वो उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों का ब्लड चाहिए, इस तरह से मैं इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए रोक सकता हूँ। और चूंकि वो लोग पहले ही इस पादरी के जाल में फंसे हुए थे, तो वो लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। उन सब लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे अपना ब्लड इस पादरी को डोनेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो वो सब मारे गए। लेकिन इस पादरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उस ब्लड का इस्तेमाल करते हुए ब्लड कोर्प्स इनहेलेशन टेक्निक एक्टिवेट करने लगा। साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोलक्स से कह रहा था कि अपनी आंखें खोलकर देखो, अगर तुम्हारे फॉलोअर्स हो तो वो इस काम आते हैं, जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतने ही तुम ज्यादा ताकतवर होगे। उसके बाद तो तुम्हें गॉड ऑफ क्रिएशन से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही तुम गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ बड़े बड़े कारनामे कर सकते हो। ये टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसमें दो बड़े बड़े सूरजों को एक दूसरे से टकराकर इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी क्रिएट की जाएगी कि उससे इलेक्ट्रोलक्स को मार दिया जाए। मगर इलेक्ट्रोलक्स को बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही थी, बल्कि उसे उन सब लोगों के लिए बुरा महसूस हो रहा था जो कि इस आदमी के जाल में फंस चुके थे। वो ये सोच रहा था कि आखिर इंसान की लालच उससे क्या कुछ नहीं करवा देती। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर उस पादरी का अटैक रेडी हो चुका था, और वो इलेक्ट्रोलक्स से सवाल करते हुए कहता है कि बताओ अब तुम कैसे बचोगे। ये सुनकर इलेक्ट्रोलक्स को अपने फादर की बात याद आई, जहाँ इलेक्ट्रोलक्स के फादर ने उससे कहा था कि ये सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, हम अगर मर भी जाए तब भी हमारा प्यार तुम्हारे लिए खत्म नहीं होगा, बल्कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और इसी वजह से इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि पादरी तुम्हारा खेल खत्म हुआ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहती है इलेक्ट्रोलक्स ने अपने सारे अपनों और दोस्तों को यहाँ पर समन कर लिया था, जो कि अपनी तलवारों का इस्तेमाल करते उस पादरी पर हमले कर रहे थे। जिस पर ये पादरी जवाब देते हुए कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स शायद तुम भूल गए, लेकिन मैं मर नहीं सकता। इस पर इलेक्ट्रोलक्स उसके अटैक की सारी एनर्जी ब्लैक होल में डालते हुए कहता है मगर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें क्रश करना जानता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स ने काफी आसानी के साथ यहाँ पर उस पादरी को ओवरपावर्ड कर दिया, जिसके बाद इलेक्ट्रोलक्स उस पादरी को जकड़ते हुए एक प्लेनेट पर ले आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पादरी तो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं एक गॉड हूँ, मुझे जाने दो। मगर दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स उसे जवाब देते हुए कहता है कि मौत तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही छोटी सजा होगी। ये कहते हुए इलेक्ट्रोलक्स ने उस पादरी को यहाँ जमीन के साथ बांध दिया। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलक्स उसे बता रहा था कि अब तुम यहाँ से आजाद नहीं हो सकते, इटर्निटी तक तुम यहाँ पर कैद रहोगे, और जिन मासूम लोगों को तुमने बेरहमी से जान से मारा वो अपना बदला लेने के लिए हर रोज तुम्हें खाएंगे, हर रोज तुम जिंदा होगे, हर रोज तुम्हें मारा जाएगा, और इसी तरह तुम इस दुनिया के अंत तक इस दर्द को झेलते रहोगे, तुम्हारा कोई अंत नहीं होने वाला। जिसके साथ ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने इस पादरी की किस्मत का फैसला भी कर दिया, और इसके बाद वो वापस से अपने पेंगो एम्पायर आ जाता है, जहाँ इलेक्ट्रोलक्स ने अपने सारे मरे हुए लोगों की कब्री बना दी थी। और इस वक्त यहाँ इलेक्ट्रोलक्स के साथ सन मून स्नेल डिवाइन गॉड भी मौजूद था, जो कि इलेक्ट्रोलक्स से कह रहा था कि अपने लोगों की सोल को प्रिजर्व करने के लिए तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया है, सच कहूँ तो तुम वाकई में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कई सारे गॉड भी ये काम ना कर पाते। इस पर इलेक्ट्रोलक्स जवाब देते हुए कहता है क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो कि अपनी मर्जी से अनडेड गॉड बनना चाहता था। इस पर सन मून स्नेल डिवाइन गॉड जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब क्या करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुश्मन खत्म हो चुके, तो क्या तुम अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक न्यू दुनिया बनाओगे। इस पर इलेक्ट्रोलक्स जवाब देते हुए कहता है कि खुदगर्जी, लालच, जेलसी, इन्हीं सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी है। मैं सच कहूँ तो अब मुझे इंसानी दुनिया में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं बची, मैं तो बस सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। वैसे भी हर बड़ी तबाही के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, मुझे पूरे यकीन है कि इंसानियत भी दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, इसलिए मुझे अब इंसानियत के मामलों में इंटरफियर नहीं करना। ये सब कहते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स वहाँ से जा रहा था, जिस पर सन मून स्नेल डिवाइन गॉड कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स एक दिन जरूर आएगा जब इंसानियत का सामना एक ऐसे दुश्मन के साथ होगा जिसे वो नहीं हरा पाएंगे, तब इंसानों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ताकि वो तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करते हुए इकट्ठा होकर एक साथ उस दुश्मन के खिलाफ लड़ सके। क्योंकि अब तुम्हारे पास गॉड ऑफ क्रिएशन लेवल की पावर है, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर गॉड इलेक्ट्रोलक्स मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ पलटकर जवाब देते हुए कहता है जब वो दिन आएगा तो मैं देखूंगा कि कौन मुझसे मदद मांगने के लिए आ रहा है, अगर वो मेरी मदद के काबिल होगा तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। ये सुनकर तो सन मून स्नेल डिवाइन गॉड भी मुस्कुराने लगा, और वो यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि चल
चलो ठीक है इलेक्ट्रोलक्स, अब इसी के साथ हम दोनों की जर्नी यहीं पर खत्म होती है। अलविदा मेरे दोस्त, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया मैं उन सब चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं अगले सन ऑफ लाइट का इंतजार करूंगा ताकि वो इस मिशन को पूरा कर सके। और ये सब कहने के बाद सन मून स्नेल डिवाइन गॉड यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स को अलविदा करते हुए वहां से चला गया। ये वही दिन था जिसके बाद से गॉड इलेक्ट्रोलक्स को भी किसी ने नहीं देखा था। वो दुनिया की नजरों से पूरी तरीके से गायब हो गया। उसने दोबारा कभी भी इंसानियत की तरफ पलट कर नहीं देखा, जबकि इंसान भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स को बुरा समझ बैठे थे, क्योंकि कहानियों में ऐसा बताया गया कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने 1/3 पॉपुलेशन को जान से मार डाला था। मगर गॉड इलेक्ट्रोलक्स को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने टावर ऑफ इटर्निटी को बनाकर उसके अंदर डीप स्लीप में चला गया, जहां पर वो उस महान वॉरियर का इंतजार करने लगा जो कि उसे डीप स्लीप से जगाएगा। और वो महान वॉरियर कोई और नहीं बल्कि अगला सन ऑफ लाइट हाउचेन था, जिसने गॉड इलेक्ट्रोलक्स के टावर ऑफ इटर्निटी को ढूंढा और साथ ही साथ उसकी लवर कैरन ने गॉड इलेक्ट्रोलक्स को डीप स्लीप से जगा दिया। इसी तरह से ये कहानी आगे की तरफ बढ़ती रही। ये कहानी शायद कभी भी खत्म ना हो, क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलक्स को कोई नहीं हरा सकता, वो अपनी मर्जी का मालिक है। मगर इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी, और मुझे माफ कर देना कि मैंने इस वीडियो को बनाने में इतना टाइम लगा दिया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। वैसे भी कहते हैं ना कि चाहे देर आए मगर दुरुस्त आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।